गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के लोक प्रशासन विभाग और अंबेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यशाला में। ये कार्यशाला संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पर आयोजित की जा रही है। अब तक हम संविधान सभा पर 6 सत्र पर ये कार्यशाला आयोजित कर चुके हैं। 7वां सत्र संविधान सभा का 4 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और 8 जनवरी 1949 तक चलता रहा। 2 महीने से अधिक अवधि तक संविधान सभा का ये 7वां सत्र चला और इस पर लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं हूबहू चर्चा की जाए। संविधान की समझ, संविधान सभा को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उसकी जानकारी हेतु संविधान सभा के इन विभिन्न सत्रों पर ये जो चर्चा की जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और लगातार हम लोगों ने ये कहा है कि इस प्रकार की चर्चा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रही है। आप जो लोग जूम और यूट्यूब के माध्यम से जो जुड़ते हैं, बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मैं मान रहा हूँ, मेरा तो ये जुनून है, मेरा तो ये पैशन है संविधान पर चर्चा करना। लेकिन आप भी सुबह सुबह इतने जल्दी, मैं मानता हूँ कड़ाके की ठंड है, कई लोग मफलर बांध के, कई लोग रजाई ओढ़ कर बैठे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप जुड़ जाते हैं सुबह सुबह। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में क्या हुआ उस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आज जन्मदिन है, तो आज उनको जन्मदिन की हम कैसे तो बधाई दें, लेकिन आज हम उनको याद करते हैं, उनके योगदान को याद करते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में, देश की आज़ादी के आंदोलन में जो उनका योगदान रहा, उस योगदान के लिए वो हमेशा हमेशा हम लोगों के जहन में, हम लोगों के हृदय में निवास करते रहेंगे। ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आज जन्मदिन है। वो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, वो पिछले कुछ समय से बीमार है। इस वजह से वो संविधान सभा की अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता का काम कर रहे हैं H.C. मुखर्जी साहब, ऐसा आप जानते हैं। साथ ही साथ मेरे मित्र, आज हमारे यहाँ पर रविवार है, लेकिन वहाँ पर रविवार नहीं था। वहाँ पर क्या है अभी बात करेंगे। आज हमारे 3 दिसंबर है और 3 दिसंबर 2023 को कई राज्यों के परिणाम घोषित होने वाले। मुझे मालूम है आपके भी बड़ी इच्छा हो रही होगी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, लेकिन आप डिस्टर्ब ना होइएगा। 9 बजे से पहले कोई ट्रेंड आने वाला नहीं है, तो हम तो सीधा बात करेंगे 3 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर। चलिए, 3 दिसंबर 1948 उस दिन वार, वहां पर शुक्रवार है। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट, जो एजेंडा जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है आयर अधिनियम के विषय में चर्चा। आप मुझसे पूछेंगे आयर अधिनियम क्या है, लेकिन आप लोग अगर एक्टिवली इतने दिन से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा आयरलैंड के संदर्भ में कोई कानून है, उसके बारे में पहले पंडित नेहरू जी ने एक वक्तव्य दिया था। आपको ये भी याद होना चाहिए, उस दिन जब उन्होंने वक्तव्य दिया था तो H.V. कामत साहब ने ये पूछा था कि आयरलैंड के संदर्भ में ये जो कानून लाया जा रहा है, इस कानून की कॉपी हमको उपलब्ध करवाई जाए। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू इस विषय पर आगे बात करेंगे। साथ ही साथ साथियों, आपको बहुत अच्छा ये लगेगा कि भारतीय संविधान जो वर्तमान आपको दिखाई देता है, या जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, वो जो संविधान आपको दिखाई देता है और मसौदा जो संविधान है उसमें क्या क्या अंतर है, कौन कौन से प्रावधान बाद में जुड़े गए, ये सब जानकारियां आपको इसके माध्यम से मिलने वाली है। तो जरा देखिएगा, भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट, आयर अधिनियम के विषय में वक्तव्य और इसके बाद में विभिन्न अनुच्छेदों पर चर्चा की जाएगी। तो भारतीय संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में 10 बजे, लो 9:30 बजे की जगह 10 बजे एकत्रित हो रहे हैं। H.C. मुखर्जी साहब के सभापतित्व में पहले आयर अधिनियम के विषय में वक्तव्य देने के लिए H.C. मुखर्जी नेहरू जी को बुलाते हैं। नेहरू जी क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं, मुझे किसी व्यक्ति ने, संविधान सभा के एक सदस्य ने आयर अधिनियम की कॉपी मांगी थी, मैंने आयरलैंड को लिख दिया है, लेकिन वहां से किसी प्रकार की कॉपी नहीं आई है। लेकिन वहां से मुझे एक तार प्राप्त हुआ है, उस तार में 5 लाइनें लिखी हुई है। मैं यहाँ टेबल पर रख लेता हूँ। संविधान सभा का जो भी सदस्य उस तार को देखना चाहता है वो आके यहाँ पर देख सकता है। H.V. कामत साहब कह रहे हैं कि S.V. कृष्णमूर्ति राव कह रहे हैं कि हमको इसकी कॉपी उपलब्ध करवा दीजिए। तो
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कॉपी उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, इस टेबल पर हम रख रहे हैं, आप जब कभी भी आए तो आप इसको देख सकते हैं। ऐसा कहकर उनकी बात खत्म हो जाती है। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। सभा की कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व वो कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा देखना वो क्या कहना चाह रहे हैं। सभा की कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को ये बताना चाहता हूं कि मेरे पास अध्यक्ष जी का एक पत्र आया है। अध्यक्ष जी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पत्र है। ये बच्चे कह रहे हैं म्यूट की कोई प्रॉब्लम है क्या? सारी समाधान कर दिया, ओके। अध्यक्ष जी का पत्र आया। अध्यक्ष जी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हेल्थ उनकी ठीक नहीं है। क्या कह रहे हैं? जिसमें मुझे सूचित किया गया है कि वे शीघ्रता से स्वस्थ होते जा रहे हैं और बहुत संभव है कि वे 27 तारीख से अपना काम पुनः संभाल लेंगे। यानी 27 दिसंबर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अध्यक्ष के रूप में काम करने लग जाएंगे। उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि वे सभा का सभापतित्व नहीं कर सके और मैंने उन्हें सूचित कर दिया कि हमें उन परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान है जिसके कारण उन्हें अनुपस्थित रहना पड़ा। फिर वो आगे लिख रहे हैं, आगे वो बोल रहे हैं, मुझे समाचार पत्रों से पता चला कि वे आज 64वें वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आज बर्थडे है और 63 वर्ष पूरे हो गए, आज वे 64वें वर्ष में जा रहे हैं। क्या मैं सभा की अनुमति से उन्हें अपनी बधाइयां भेज दूं तथा साथ ही उन्हें विश्वास दिला दूं कि हम उनकी अनुपस्थिति को कितना अनुभव कर रहे हैं। इस संदर्भ में उन्हें इस बात से भी अवगत करा दूंगा कि यद्यपि परिषदात्मक कार्य पद्धति के विषय में अपनी त्रुटियों में मैं पूर्णतः परिचित हूं, किंतु अब तक सभा की सदिच्छा से कार्य चलाता रहा हूं। वो कह रहे हैं कि मैं उनको मैसेज भेज दूं, बधाई का मैसेज भेज दूं, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि 27 दिसंबर से वो संविधान सभा की अध्यक्षता करने लग जाएंगे। तो माननीय सदस्य कहते हैं निसंदेह भेज दीजिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं संदेश। इसके बाद में आर्टिकल पर चर्चा की जाएगी। आप देखना, आज भारत के संविधान में एक आर्टिकल नहीं है और आज भारत के संविधान में एक आर्टिकल है। आप जानते हैं कि कल जब 2 दिसंबर 1948 वाले विषय पर जब हम चर्चा कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था आज जो वर्तमान भारत का संविधान है उसका जो अनुच्छेद 20 है जिसमें 3 बातें लिखी हुई है। कोई भी व्यक्ति अपराध करे तो उस समय अपराध के समय जो कानून प्रचलन में था उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं दी जाएगी। एक व्यक्ति खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 20 है। कल हमने थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा की, आज वो चर्चा आगे बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 21 जो हम सभी को जीने का अधिकार देता है। आप जानते हैं मेरे हिसाब से राइट टू लाइफ का उल्लेख करता। आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा कि मसौदा संविधान में वो अनुच्छेद था ही नहीं। मसौदा संविधान में ये अनुच्छेद जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं अनुच्छेद 21 वो था ही नहीं। और आपको जानकर और भी ताजुब होगा कि ये जो अनुच्छेद 20 की जो मैं चर्चा कर रहा हूं उसके बाद में अनुच्छेद 21 आता है जो जीने का अधिकार है। ये वहां नहीं था और वहां क्या था उस पर भी चर्चा करेंगे और वो स्वीकार किया गया नहीं स्वीकार किया गया उस पर भी बात करेंगे। तो बड़ी गजब की बातें आपको आने वाली है। इसलिए तो मैं कहता हूं रोजाना आपसे, आंखें जिसे देख नहीं सकती दिल उसके लिए रोता नहीं है। तो यूट्यूब वालों बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। 2 दिसंबर 1948 को चर्चा हुई 3 धाराओं को लेकर। कौन कौन सी 3 धाराएं आपने देखी थी? अनुच्छेद 14 पारित हुआ था, अनुच्छेद 14 पे चर्चा हुई थी, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। काजी सैयद करीमुद्दीन जी का नाम आता है। वो कह रहे हैं कि धारा 14 में एक नया खंड और जोड़ दीजिए। जो धारा 14 है वो आज के हिसाब से कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 20 है। तो आज भी 3 बातें लिखी हुई है, उस समय भी 3 बातें लिखी हुई थी, लेकिन सैयद करीमुद्दीन जी कह रहे हैं कि उसमें चौथी बात और जोड़ दीजिए। चौथी बात क्या जोड़नी है? अनुचित तलाशी। अनुचित तलाशी नहीं ली जाएगी, ये बात जोड़ दीजिए। वो ये कह रहे हैं अनुचित तलाशी और अपहरण के विरुद्ध अपने शरीर, ग्रह, पत्र और सामान के विषय में सुरक्षित रहने का जो अधिकार लोगों को प्राप्त है उसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। अनुचित तलाशी नहीं ली जाएगी, अपहरण नहीं किया जाएगा और इससे अपने जीवन को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। वो ऐसा कह रहे हैं करीमुद्दीन साहब। और इसके पीछे वो तर्क भी दे रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम्स के साथ 1947 में इस अधिकार का उल्लंघन किया गया था। इसलिए 14 में 14(4) जोड़ दीजिए। अगर ये जुड़ जाता तो आप जानते हैं अनुच्छेद 20 में 3 धाराओं के बाद में चौथी धारा जुड़ जाती। चौथी धारा
जुड़ जाती। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। फिर अगला नाम पुकारा गया पी कक्कन साहब का। पी कक्कन को कहा गया आप अपना संशोधन रखें। तो पी कक्कन साहब कह रहे हैं मैं संशोधन पेश नहीं करना चाहता पर मैं बोलना चाहता हूं। संशोधन पेश नहीं करना चाहता पर मैं बोलना चाहता हूं। क्या कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय? इसकी मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं। आपको रखना है तो संशोधन रखिए, सामान्य वाद विवाद अभी नहीं होगा। पहले सारे संशोधन रख दिए जाएंगे, इसके बाद में सामान्य वाद विवाद होगा। तो पी कक्कन साहब कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय मैंने इस संशोधन पर बोलने के उद्देश्य से ही एक संशोधन पेश किया था। अब वो बोल रहे हैं श्रीमान मुझे जो कुछ कहना है वो जेल के प्रशासन के विषय में कहना है। जेलों में कार्य देने के विषय में बंदी बंदी में विभेद किया जाता है। यदि एक कैदी हरिजन जाति का होता है तो वो चाहे उसकी श्रेणी, सामाजिक स्थिति अथवा शिक्षा कुछ भी हो, उसे भंगी का ही काम दिया जाता है। देखिए मैंने जो शब्द का प्रयोग किया वो संविधान सभा की बहस में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया, वरना मैं इस शब्द का प्रयोग हरगिज भी नहीं करता। वहां लिखा हुआ है इसलिए मैंने बोला। इस अवसर पर मैं अपनी इस सम्मति तथा भावना को व्यक्त करना चाहता हूं कि आगे से काम देने के विषय में इस भेद को दूर कर देना चाहिए। श्रीमान मुझे अनुभव से ये ज्ञात हुआ है कि हरिजन जाति के लोगों के साथ जेल में बहुत क्रूर बर्ताव किया जाता है, जैसे कि ईश्वर ने भंगी का काम करने के लिए ही उनकी सृष्टि की हो। मुझे हार्दिक आशा है कि अब से ये भेदभाव दूर कर दिया जाएगा तथा हरिजनों के साथ सब स्थानों पर निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा। ऐसा वो कह रहे हैं कि मैं जो संशोधन रखना चाहता था उसमें ये कहना चाहता था कि जेल में कैदियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। फिर वो हरिजनों की जो स्थिति जेल में है उसका उल्लेख कर रहे हैं और एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो मैंने आपके सामने रख दिया क्योंकि संविधान सभा में इस प्रकार का शब्द बोला गया था। इसके बाद में आते हैं टीटी कृष्णमाचारी जी। ये मद्रास के हैं। टीटी कृष्णमाचारी जी आपको मालूम होना चाहिए संविधान सभा में जो दो उपाध्यक्ष थे उनमें से एक टीटी कृष्णमाचारी थे क्या? उनमें से एक टीटी कृष्णमाचारी थे क्या? बोलो ना भाई। नहीं थे। अरे टीटी कृष्णमाचारी जी कहां जी बोल रहे हो यार? टीटी कृष्णमाचारी जी प्रारूप समिति के सदस्य थे, वो वीटी कृष्णमाचारी थे। यही तो कंफ्यूजन दूर करना चाहते। संविधान सभा के एक जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम वीटी कृष्णमाचारी है और ये जो टीटी कृष्णमाचारी है ये तो प्रारूप समिति के खुद सदस्य थे। ये भी मालूम होना चाहिए, ऐसे मत करो भाई। तो टीटी कृष्णमाचारी जी क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय मैं सभा के समक्ष जो बात रखना चाहता हूं वह अपेक्षाकृत एक संकीर्ण बात है। इस अनुच्छेद 14 का खंड 2 इस प्रकार से, वो बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई व्यक्ति उसी अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। वो कह रहे हैं अनुच्छेद 14 में धारा जो 2 आप रखने जा रहे हैं वो ये कहती है कि एक व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ये धारा आप रख रहे हो। टीटी कृष्णमाचारी जी संशोधन रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, इसकी जगह पर आप ये लिखो एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 मुकदमे नहीं किए जाएंगे। क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वो कह रहे हैं कोई व्यक्ति उसी अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। मुझे सभा के कुछ माननीय सदस्यों ने बताया कि संभवतः इससे उन मामलों पर प्रकाश पड़ेगा जहां की सरकारी अधिकारियों के विषय में विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है तथा उन्हें दंड दिया जा चुका है। उन पर पुनः मुकदमा चलाकर उन्हें दंड नहीं दिया जा सकता। वो कह रहे हैं कि अगर सरकारी अधिकारी ने कोई गलती करी है तो वहां डिपार्टमेंट उनके ऊपर कार्रवाई कर चुका है और इसके बाद में उनके ऊपर और मुकदमा चलाकर आप दंडिक कार्रवाई करोगे तो ये तो एक अपराध के लिए 2 सजा हो जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। यदि उन्होंने कोई दंडनीय अपराध किया हो, इसके विपरीत यदि किसी सरकारी अधिकारी का मुकदमा चलाकर न्यायालय द्वारा कारावास का अथवा अर्थदंड दिया जा चुका है तो सरकार को उसके विरुद्ध अनुशासन भंग की कार्यवाही का अधिकार शायद न रहे। यद्यपि एक छोटी सी बात है तथा यह अर्थ निकाला जा सकता है कि मूल अधिकारों में इस खंड विशेष से नियमों के अधीन अपने अधिकारियों के आचरण तथा अनुशासन के संदर्भ में सरकार के अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं, किंतु मेरे विचार से जब हम एक विशेष प्रकार की कार्यवाही पर प्रतिबंध लगा रहे हैं तो इस बात को अधिक स्पष्ट कर देना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि इस खंड की भाषा इस प्रकार से रखी जाए। किस प्रकार से? किसी भी मनुष्य पर उस अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा तथा दंड नहीं दिया जाएगा। एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंड नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की शब्दावली जोड़ दीजिए, ऐसा टीटी कृष्णमाचारी जी कह रहे हैं। फिर
उपाध्यक्ष महोदय कह रहे कि भाई टीटी कृष्णमाचार्य जी संशोधन तो रख नहीं रहे, वो अनुमति मांग रहे हैं, क्या इस प्रकार की आप अनुमति देते हो? तो माननीय सदस्य कहते हैं हाँ देते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय बोलते हैं अब मैं डॉक्टर अंबेडकर से अनुरोध करता हूं कि श्री टीटी कृष्णमाचार्य ने जिस संशोधन का सुझाव रखा है, जिस संशोधन का सुझाव रखा, संशोधन नहीं रखा है, जिस संशोधन का सुझाव रखा है वे उसे पेश करें। अब डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद पर जो संशोधन पेश किए गए उनके विषय में मैं ये कह सकता हूं कि श्री टीटी कृष्णमाचार्य ने जो संशोधन रखा उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। वास्तव में यह संशोधन आवश्यक तो नहीं है, किंतु उन्होंने यह संशय व्यक्त किया है कि दंड देना, इन शब्दों के अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं, अतः मेरे विचार में मुकदमा चलाना तथा दंड देना, इन शब्दों को रखना अधिक वांछनीय होगा। यानी डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने टीटी कृष्णमाचार्य जी के द्वारा जो सुझाव रखा गया उसको स्वीकार कर लिया। इसके बाद में संशोधन संख्या 506 और 509 के विषय में वो बात करना चाहते हैं जो नजरुद्दीन जी अहमद ने उपस्थित किया। तो नजरुद्दीन जी अहमद कह रहे हैं नहीं नहीं, मेरा 506 और 509 नहीं है, मेरा 510 है। तो अंबेडकर साहब बोल रहे हैं अरे कुछ भी हो, मैंने कल दिन भर स्थिति पर विचार किया और मुझे संतोष है कि इन संशोधनों को स्वीकार करने से कुछ लाभ नहीं होगा, किंतु मैं मिस्टर नजरुद्दीन के पेश किए गए संशोधन संख्या 512 को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, ऐसा वो कहते हैं जो कल उन्होंने रखा था। फिर वो कह रहे हैं कि मिस्टर कक्कन ने जो संशोधन संख्या 513 रखा था उसके विषय में, पी कक्कन साहब का मैंने अभी आपके सामने नाम बोला था, क्या पी कक्कन साहब ने संशोधन कोई रखा था क्या? बताओ भाई, सर्दियों में जम तो नहीं गए बर्फ की तरह रजाई में? बताइए। नहीं रखा, पी कक्कन साहब ने नहीं रखा, पी कक्कन साहब ने खाली कुछ बोला, रखा नहीं था। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मुझे लगा सब नई नई जवाब दे रही है, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे अंबेडकर साहब पी कक्कन साहब के बारे में बोल रहे होते हैं कि एक माननीय सदस्य कह रहे हैं अरे उन्होंने तो संशोधन पेश ही नहीं किया, तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं संशोधन संख्या 505 और 506 के विषय में क्या बात है उस पर आप बात करिए, पी कक्कन साहब ने तो अपना संशोधन रखा ही नहीं। माननीय डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं संशोधन संख्या 506 तथा 510 को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपको संशोधन संख्या 505 के विषय में कुछ कहना है, जिसके दूसरे भाग में पंचम सूची में संशोधन की बात की जा रही है जो ठाकुरदास भार्गव के नाम है? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर कह रहे हैं मैं उनके संशोधन को स्वीकार करता हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं अच्छा ठीक है, अब एक एक पर हम वोटिंग करवा लेते हैं कि संविधान सभा उसके बारे में क्या सोचती है, जरा देख लेते हैं। इसके बाद में संविधान सभा अलग अलग संशोधनों पर वोटिंग करती है और आप जानते हैं ये वो कौन से संशोधन है जो कल रखे गए थे, यानी 2 दिसंबर 1948 को रखे गए थे, उसके ऊपर वोटिंग की बात आई। अब जब वोटिंग चल रही थी तो बहुत ध्यान से सुनना, एक बड़ी जबरदस्त बात आपको बता रहा हूं। संविधान सभा में कभी कभी इस प्रकार की बातें भी होती थी, मैंने आपको कहा कभी तनातनी भी होती थी, जरा देख लीजिए इसका एक एग्जाम्पल। संशोधन किया जा रहा है, संशोधन के लिए प्रस्ताव जो रखा गया उसके ऊपर वोटिंग करवाई जा रही है। क्या कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय? संशोधन संख्या 512 जिसे काजी सैयद करीमुद्दीन ने पेश किया है तथा डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया है। प्रश्न यह है कि अनुच्छेद 14 में निम्न खंड यानी खंड 4 जोड़ा जाए। कौन सा? कि अनुचित तलाशी वगैरह नहीं ली जाएगी, इस प्रकार का खंड जोड़ा जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने इसको स्वीकार कर लिया था। तो अब संविधान सभा से मैं पूछ लेता हूं संविधान सभा क्या कहती है। इन्होंने वो संशोधन रखा वापस, करीमुद्दीन साहब ने जो कहा कि भाई अनुचित तलाशी नहीं ली जाएगी, इसका भी अधिकार होना चाहिए। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष ने कहा कि संविधान सभा में हां वाले विजय रहे, यानी वो इस बात को स्वीकार करने वाले जो लोग हैं वो विजय रहे। जैसे ये बोलते हैं तो टी कृष्णमाचार्य जी कह रहे हैं नहीं वाले विजय रहे, हां वाले विजय नहीं रहे। तो उपाध्यक्ष कह रहे हैं मैं इस विषय पर वापस वोटिंग करवाता हूं। फिर वो कहते हैं मेरे हिसाब से हां वाले विजय रहे, वापस वोटिंग करवाई और उन्होंने कहा कि हां वाले लोग ज्यादा है वो विजय रहे। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, फिर टीटी कृष्णमाचार्य जी कह रहे हैं नहीं श्रीमान, नहीं वाले विजय रहे। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं ओके, मैं ठीक एक काम करता हूं, सबसे हाथ उठाने के लिए कह देता हूं, फिर मैं काउंट करके बता दूंगा। अभी तो हाँ 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 कह रहे, मुझे ज्यादा आवाज हाँ की नजर आई इसलिए मैंने हाँ कह दिया। तो टीटी कृष्णमाचार्य जी जिद कर रहे हैं, वो कह रहे नहीं वाले विजय रहे। तो टीटी कृष्णमाचार्य जी एक बार उपाध्यक्ष महोदय एक बार वापस कहते हैं भाई हाँ वाले बोलो, तो हाँ की फिर आवाज आती है तो वो फिर कहते हैं कि नहीं हाँ वाले विजय रहे।
तो टीटी कृष्णमाचार्य जी कह रहे हैं साहब बिल्कुल गलत है, नहीं वाले विजय रहे। आखिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे ओके अब मैं हाथ खड़ा करने के लिए कहता हूं। ये सारी बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मालूम पड़े कि संविधान सभा में बहस किस तरह से होती थी। अब देखिए, तो उन्होंने कहा कि ओके मैं अब घंटी बजाता हूं, विभाजन करते हैं, हाथ खड़ा करना, हाथ नहीं खड़ा करना, जो खड़ा करेगा वो पक्ष में, जो नहीं करेगा वो विपक्ष में। जैसे ऐसा बोलते हैं, महावीर त्यागी जी बीच में बोल जाते हैं। वो क्या कह रहे हैं, क्या मैं ये सुझाव दूं कि इस प्रश्न को इस समय स्थगित रखा जाए और सदस्यों को आपस में विचार विनिमय करके निर्णय पर पहुंचने का अवसर दिया जाए। कई बार ब्रिटिश लोकसभा भी समिति का रूप धारण कर लेती है, जिससे कि विभिन्न दलों के विचार विमर्श करके किसी सर्वसम्मति निर्णय पर पहुंचने का अवसर मिल सके। महावीर त्यागी जी कह रहे हैं मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आप यूं करिए, इस पर चर्चा अभी स्थगित कर दीजिए। कौन सी 14/4 को मानना है या नहीं मानना है, इस पर चर्चा स्थगित कर दीजिए। और ये काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि हम संविधान सभा के सारे मेंबर, संविधान सभा की जगह हम एक समिति बन जाते हैं, समिति बनकर उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं, फिर हम देख लेते हैं कि हम में सर्वसम्मति है या नहीं है, फिर समिति में सब विचार विमर्श होने के बाद हम वापस सभा के रूप में आ जाएंगे, ऐसा वो कहते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, मैं इस संशोधन पर मत गणना स्थगित करने के लिए तैयार हूं, पर शर्त यह है कि सभा इसके लिए आवश्यक अनुमति दे दे। मैं सभा से शांत रहने की प्रार्थना करूंगा। निर्णय करने की यह प्रणाली नहीं है, पारस्परिक प्रयत्नों और सद्भावना के द्वारा ही हमें निर्णय पर पहुंचना चाहिए। क्या सभा इस प्रश्न पर मत गणना स्थगित करने के विषय में मुझे आवश्यक अधिकार देती है, ऐसा वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो नेहरू जी आते हैं बीच में, क्या कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय क्योंकि इस विषय पर कई सदस्यों के मन में जरा भ्रम सा उत्पन्न हो गया, अतः मेरे विचार में ये जो सुझाव रखा है कि इस विषय पर बाद में विचार विमर्श कर ले और अभी अन्य बातों पर विचार करें, ये अधिक ठीक है, अधिक वांछनीय है। जो परिषद की इच्छा होगी वही होगा। श्रीमान मैं आपसे तथा सभा से ये कहूंगा कि आपका सुझाव स्वीकार कर लिया जाए। इस बीच में डॉक्टर BV केसकर साहब जो कि संयुक्त प्रांत से हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या विभाजन की घंटी बजने के बाद ऐसा कर सकते हो आप? आपने तो विभाजन की घंटी बजा दी थी कि हाँ भी बताओ हाँ के पक्ष में कौन है, ना के पक्ष में कौन है, ये सब कर दिया और इसके बाद में आप कह रहे हो कि हम स्थगित कर रहे हैं सभा को, ऐसा कर सकते हो क्या आप? केसकर साहब ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तब उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहा है, जरा सुनिएगा। मैं टेक्निकलिटीज पर कभी भी नहीं जाता, मैं छोटी छोटी जो तकनीकी बातें हैं उन पर कभी नहीं जाता। जब तक मैं यहां हूं मैं सामान्य विवेक अनुसार चलता रहूंगा। मुझे टेक्निकल बातों का कुछ ज्ञान नहीं है, किंतु मुझे मानवीय स्वभाव का कुछ ज्ञान है। मैं जानता हूं कि अंततः गत्वा केवल सद्भावना, सामान्य विवेक तथा सद इच्छा ही किसी निर्णय पर पहुंचने में सहायक होगी। मैं मत लेना स्थगित करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं। सभा ने कहा हाँ अनुमति है। इस विषय पर बहस क्या हो गई, स्थगित हो गई। फिर आया अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 आज का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार क्या कह रहा है, जरा देखिएगा। अब हम अगले अनुच्छेद को लेंगे। अगला संशोधन संख्या 514 है जो मिस्टर लारी के नाम से जो अनुपस्थित है, अतः मैं उससे अगले संशोधन पर आता हूं। इसी बीच में टीटी कृष्णमाचार्य जी कहते हैं क्या मैं यह सुझाव रख सकता हूं कि इस अनुच्छेद पर वाद विवाद स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि इसका परीक्षण हो रहा है तथा परिषद के सदस्य इस अनुच्छेद पर विचारात कुछ और समय चाहते हैं। यानी अनुच्छेद 15 क्या है हमको पता नहीं है, इस पे चर्चा स्थगित कर दी गई। आज भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हमको जीने का अधिकार देता है। समझ लीजिए अभी चर्चा इस विषय पर स्थगित हो गई। अब 15A नाम का कोई नया अनुच्छेद आ रहा है, क्योंकि मसौदा संविधान में तो ABC थे नहीं, मसौदा संविधान तो 1 2 3 4 5 थे, तो 15A कोई और ला रहा है। कौन ला रहा है जरा देखिएगा। उपाध्यक्ष कहते हैं बहुत अच्छा, तब मैं फिर अनुच्छेद 15A को लेता हूं जो कि नया अनुच्छेद है। संशोधन संख्या 534 का आशय मृत्युदंड को बंद करना है। ऐसे विषय पर संविधान सभा ऑलरेडी विचार कर चुकी है, इसलिए इस विषय पर बात नहीं करेंगे और वो गिर भी गया था संविधान सभा में, अतः मेरे विचार से यह पेश नहीं हो सकता। यानी 15A जो भी था वो मृत्युदंड से संबंधित था और उपाध्यक्ष महोदय ने कहा इस विषय पर हम पहले से चर्चा कर चुके हैं, संविधान सभा इसके ऊपर वोटिंग कर चुकी है, इसलिए अब इस विषय पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। फिर आते हैं उपाध्यक्ष महोदय कह रहे
परिषद के समक्ष यानी सभा के समक्ष प्रस्ताव यह है कि अनुच्छेद 16 को संविधान का अंग बनाया जाए। अनुच्छेद 16। हरमन भाई अब बताओ, अनुच्छेद 16 आज भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22, 23 और 24 जानते हैं आप, उनको जान लेना, और 16 क्या है उसको भी जान लीजिएगा, क्योंकि 22 में जो नजर आता है वो है कि नहीं है, 23 में जो नजर आता है वो है कि नहीं है। बेगार प्रथा, बाल श्रम, मानव व्यापार, ऐसी प्रकार की शब्दावली लिखी हुई है, उसी पर चर्चा करते हैं, जरा देखिएगा। एक माननीय सदस्य कह रहे हैं, अरे अनुच्छेद 15 का क्या हुआ? तो उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं, अनुच्छेद 15 को अभी स्थगित रखा गया। किसी मेंबर ने कहा, अरे अनुच्छेद 15 का क्या हुआ? उपाध्यक्ष महोदय ने कमेंट कसने में एक भी मिनट नहीं लगाया कि अनुच्छेद 15 स्थगित रख दिया गया, शायद आपका ध्यान नहीं रहा होगा। जैसे कभी कभी मेरे मित्र लोग प्रश्न करते हैं ना कि सर ये क्या है, अरे तो इस पर तो चर्चा होगी, आपने ध्यान ही नहीं दिया। इसी तरह से वो क्या कह रहे हैं, अनुच्छेद 15 को अभी स्थगित रखा गया, माननीय सदस्य ध्यान नहीं दे रहे होंगे, अतः उन्होंने श्री टीटी कृष्णमाचारी का सुझाव नहीं सुना, जिससे कि सभापति ने स्वीकार कर लिया था। फिर वो कहते हैं, मैं संशोधन संख्या 537 नकारात्मक संशोधन है, इसलिए मैं उसे अनियमित ठहराता हूं। 538, 539, 540 पेश नहीं किए गए। 542 गोवध निवारण संबंधी प्रावधान में आ जाता है, इसलिए संविधान सभा इसे पहले भी पारित कर चुकी है, इसलिए मैं उसको भी रखने की परमिशन नहीं देता हूं। अब आ रहे हैं सी सुब्रमण्यम साहब। सी सुब्रमण्यम साहब जो बात कह रहे हैं, पहले से मैं उसको समझा देता हूं, आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा। संविधान में एक ऐसे मौलिक अधिकार पर चर्चा की जा रही है जो मौलिक अधिकार के रूप में अस्तित्व में आया ही नहीं था। आशीष भाई, दुर्गा जी, सरिता जी, सब बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। संविधान में एक ऐसे अनुच्छेद पर चर्चा की जा रही है जो अनुच्छेद अस्तित्व में आया ही नहीं था। कौन सा अनुच्छेद है, जरा देखिएगा। सी सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुच्छेद को मूल अधिकार में समाविष्ट अनुच्छेद के रूप में मानने में कुछ कठिनाई अनुभव करता हूं। कौन सा अनुच्छेद है और किस बात का उल्लेख कर रखा है, जरा देखिएगा। इस संविधान के अनुच्छेद 244 के प्रावधानों के तथा संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन रहते हुए भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद रहेगा। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद रहेगा, ये एक मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद जोड़ा जा रहा है। सी सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं, ये कैसा मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार तो नागरिकों के होते हैं, मौलिक अधिकार तो राज्य के विरुद्ध में प्राप्त होते हैं, और आप कह रहे हैं कि संसद के बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए वाणिज्य का, व्यापार का और समागम आबाद रहेगा, ये क्या मौलिक अधिकार है? इस प्रकार की सी सुब्रमण्यम साहब आपत्ति दर्ज कराएंगे और वो कहेंगे इसको मौलिक अधिकार के रूप में मत रखिए, क्योंकि ये मौलिक अधिकार हो नहीं सकता। मौलिक अधिकार तो नागरिकों के होते हैं, आप इस प्रकार की बातें क्यों जोड़ रहे हो? फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि अंतरराज्यीय व्यापार के संदर्भ में तो राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाना होगा, और कोई भी मौलिक अधिकार इस तरह से संसद के अधीन कैसे रखा जा सकता है, ऐसी वो बात सी सुब्रमण्यम साहब बहुत डिटेल में बात रखते हुए कहते हैं। और श्री सुब्रमण्यम साहब ने जो बात कही उस पर कई लोग क्लियरिफिकेशन भी देते हैं, लेकिन श्री सुब्रमण्यम साहब नहीं मानते। आखिर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को आना पड़ता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब उनके पर क्या विचार रख रहे हैं वो जरा देख लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचार। उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं श्री सुब्रमण्यम की बात को ठीक ठीक समझा हूं तो मेरे विचार से उनको अनुच्छेद 16 पर आपत्ति नहीं है, किंतु यह अनुच्छेद जिस स्थान पर रखा गया उस पर उन्हें आपत्ति है। आगे सुनिए, वे कहते हैं कि जहां तक इस अनुच्छेद का संबंध है इसकी आवश्यकता हो सकती है तथा इससे लाभ हो सकता है, किंतु इसे मूल अधिकारों में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा सी सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर साहब उनकी बातों को दोहरा रहे हैं, और यदि मैं उनकी बात को ठीक ठीक समझा हूं तो उनका दूसरा तर्क यह है कि इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 244 के अधीन रखा गया, जो कि संभव नहीं है। मौलिक अधिकार किसी और अनुच्छेद के अधीन नहीं रह सकते हैं, ऐसा सी सुब्रमण्यम साहब कहना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब उनकी बातों को वापस बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 244 के अधीन रहने की वजह से अनुच्छेद 16 सर्वथा प्रभाव शून्य बन सकता है, और उनका यह कहना है कि यदि अनुच्छेद 244 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाए तो इसमें
से कुछ भी अधिकार अवशिष्ट नहीं बचता है। मेरे विचार में उनकी वक्तृता, उनके स्टेटमेंट का जो मैंने सारांश निकाला वो ठीक है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि वो ठीक कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, अब मैं इस युक्ति को पूर्णतया समझता हूं कि अनुच्छेद 16 मूल अधिकारों की सूची में उपयुक्त नहीं है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब कह रहे हैं, और कुछ हद तक मैं श्री सुब्रमण्यम से सहमत हूं, किंतु मैं उनको यह बताऊंगा कि इस चीज को मूल अधिकारों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। अब डॉक्टर अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, लेकिन फिर भी मैंने इसको मूल अधिकार की श्रेणी में क्यों रखा। डॉक्टर अंबेडकर कारण बताएंगे। डॉक्टर अंबेडकर कारण बताते हुए कहेंगे कि मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि हमने जब देशी रियासतों का भारत में विलय किया तो देशी रियासतों के साथ हमने कई समझौते किए। उन समझौतों के तहत देशी रियासतों ने साफ साफ शब्दों में यह कह दिया कि केंद्र सरकार या संसद किन किन विषयों पर कानून बना देगी। ऐसे 3 ही काम थे। इसलिए देशी रियासतों में अलग सिस्टम था, प्रांतों में अलग सिस्टम हो रहा है, इस वजह से हमको इसे मूल अधिकार के रूप में जोड़ना पड़ा। ऐसा डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे मित्र श्री सुब्रमण्यम को यह याद होगा कि जब संविधान सभा प्रारंभ हुई थी तब हमने कुछ प्रतिबंधों के अधीन काम करना शुरू किया था। एक प्रतिबंध यह था कि रियासतें केवल 3 विषयों के संदर्भ में ही संघ में शामिल होगी। वे विषय थे वैदेशिक मामले, सुरक्षा और यातायात। इस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि भाई रियासतों के संदर्भ में कुछ समस्या है, इसलिए हमने इस बातों को यहां रखा है। रियासतों में सिस्टम अलग कर रहे हैं, हम प्रांतों में सिस्टम अलग कर रहे हैं, इसलिए हमारी मजबूरी हो गई है, इसलिए हमने इसको मौलिक अधिकार के रूप में रखा है। फिर डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, श्रीमान इस कारण से मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि विद्यमान रूप में यह अनुच्छेद सर्वथा ठीक है और मैं इसका समर्थन करता हूं। तब उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, अगर आप समर्थन करते हैं तो फिर वोटिंग करवा लेते। तो फिर वोटिंग करवाई जाती और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार से अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया, जो आज संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित नहीं है। तो ध्यान से सुने दोस्तों, 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने जो मसौदा संविधान रखा था उसमें एक अनुच्छेद 16 था, और अनुच्छेद 16 में व्यवस्था यह थी कि व्यापार का, वाणिज्य का और समागम ये अबाध रूप से रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। संविधान सभा ने 3 दिसंबर 1948 को इसे स्वीकार किया। हालांकि आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय इस प्रकार का कोई मूल अधिकार नहीं था। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, लेकिन आज ये पारित हो रहा है संविधान सभा के द्वारा। देख लीजिए, अनुच्छेद 16 विधान का अंग माना जाए, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस प्रकार अनुच्छेद 16 संविधान में जोड़ दिया गया। लेकिन 26 जनवरी 50 को यह नजर नहीं आएगा। इसका मतलब आगे आने वाली चर्चा में यह सब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब उपाध्यक्ष कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। अब हम अनुच्छेद 17 को लेते हैं। सभा के समक्ष प्रस्ताव यह है कि अनुच्छेद 17 को संविधान का अंग माना जाए। इस अनुच्छेद पर बहुत से संशोधन आए हैं और उन पर अब विचार किया जाएगा। मेरी सूची में प्रथम संशोधन 543 है, ये नकारात्मक है, अतः इसे अभी स्थगित रखा जाता है। जैसे ऐसा बोलते हैं फिर क्या होता है। इस संशोधन पर एक संशोधन है, वह पंचम सूची में नंबर 93 का है और वो श्री रामचंद्र उपाध्याय के नाम से। फिर कोष्टक में लिखा हुआ, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कोष्टक में लिखा हुआ है श्री कामत द्वारा बाधा, यानी संविधान सभा में एचवी कामत साहब ने ऐसा कुछ किया होगा, इस वजह से लिखा हुआ है श्री कामत द्वारा बाधा। फिर क्या हुआ, हाँ श्री कामत आप क्या कह रहे हैं, अन्य संशोधन भी है। तो एचवी कामत साहब कह रहे हैं, हाँ श्रीमान संशोधन संख्या 544 भी है। तो उपाध्यक्ष कह रहे हैं, किंतु मैंने अभी उसको पुकारा ही नहीं है, मैं संशोधन संख्या 543 और 543 पर जो संशोधन है उसकी बात कर रहा हूं, आप 544 का नाम बीच में क्यों ले रहे हैं। तो एचवी कामत साहब क्या कह रहे हैं, किंतु श्रीमान जब 543 पेश ही नहीं किया जा रहा है तो उसके ऊपर जो संशोधन है वो कैसे पेश किया जा सकता है। जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं, किंतु श्रीमान वो पेश ही नहीं हुआ है, फिर उस संशोधन पर कोई संशोधन कैसे पेश किया जा सकता है अथवा उसका नाम पुकारा जा सकता है। जब 543 को आप पेश नहीं कर रहे हैं तो 543 संशोधन जो है उसके ऊपर जो संशोधन है उसको आप पेश करने की परमिशन कैसे दे सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। अब देखिए उपाध्यक्ष महोदय क्या कहेंगे, जरा सुनना। क्या आप मेरी गलती बता रहे हैं?
सुनना उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं। क्या आप मेरी त्रुटि बता रहे हैं? क्या मैं पहले यह स्वीकार नहीं कर चुका हूं कि मैं इन सब नियमों से अनभिज्ञ हूं? क्या हर बार इसकी चर्चा करना आवश्यक है? मैंने जब आपको कह दिया कि मुझे कई सारे नियम पता नहीं है, फिर भी बार बार आप मेरी गलती बता रहे हैं। क्या हर बार इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक है? क्या संविधान सभा में इस तरह की भी गर्मा गर्मी हुई। खैर, अब हम संशोधन संख्या 544 को लेते हैं, जो काजी करीमुद्दीन के नाम से है। एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं, जब उनको लगा कि उपाध्यक्ष महोदय गर्म हो गए, तो एच.वी. कामत साहब बीच में बोल रहे हैं, श्रीमान मैं आपको परामर्श देने का जरा भी दम नहीं भरता, मैं आपको परामर्श देने का हिम्मत नहीं करता, ऐसा एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं। तो संविधान सभा में काम इतना आसान नहीं था। जो भी संविधान सभा में सदस्य चुनकर आए थे, वे सभी अपने अपने विषय के विशेषज्ञ थे। वे लोग ऐसे लोग थे जिनको भारी जनमत हासिल था। आप किसी को चुप नहीं करा सकते थे। हर व्यक्ति को अपनी बात को रखने का पूरा पूरा हक था। आप देख सकते हैं, लगातार मैं इस प्रकार की घटनाएं आपको बता रहा हूं, जिससे कि ये सारी बातें क्लियर हो सके। अरे यूट्यूब वालों के कमेंट मुझे नहीं दिख रहे हैं, जरा देखिएगा, यूट्यूब के कमेंट्स नहीं दिख रहे। फिर काजी करीमुद्दीन साहब का नाम आता है। अनुच्छेद 17 के स्थान पर निम्न अनुच्छेद रख दिया जाए, ऐसा करीमुद्दीन जी कह रहे हैं। कौन सा अनुच्छेद रख दिया जाए आप जरा देखेंगे। वो कह रहे हैं, यूट्यूब के कमेंट्स रुक कैसे गए हैं? यूट्यूब के कमेंट्स रुक गए हैं, उसको दे रहा हूं, देखो एसी ठीक चल रहा है। अब देखिए, आप जानते हैं बेगार प्रथा पर प्रतिबंध लग गया। आप जानते हैं मानव के व्यापार पर प्रतिबंध लगा हुआ है। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद इस बारे में कहते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो है, मानव व्यापार, बेगार प्रथा इत्यादि की बात करता है। करीमुद्दीन साहब यहां एक संशोधन लेकर आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि दास्ता और बेगार जैसी अनिच्छापूर्वक सेवा का अस्तित्व नहीं होगा। दास्ता यानी गुलामी। गुलामी श्रीमान, मैं जो संशोधन पेश कर रहा हूं उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, किंतु अनुच्छेद 17(1) में ऐसे मामले नहीं आते हैं जिसमें कि बंदियों से काम लिया जाता है, उनसे उनकी स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध काम लिया जाता है। यदि इस अनुच्छेद को उस रूप में रहने दिया जाता है जो जेल के अधिकारी बंदियों से काम नहीं ले सकेंगे, अतः मैंने अपराध के लिए दंड के रूप में होने के सिवाय ये शब्द रख दिया है। ऐसी वो बात कह रहे हैं। इसके बाद में दामोदर स्वरूप सेठ जी का नाम पुकारा जाता है। दामोदर स्वरूप सेठ जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 17 में ये शब्द जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? दासवर्ती और दासत्व प्रथा, इस प्रकार के शब्द जोड़ दिया जाए, ऐसा दामोदर स्वरूप सेठ कह रहे हैं। और फिर वो आगे क्या कह रहे हैं? आप साथियों जानते हैं कि 1947 से पहले और उसके बाद में भी कुछ जगह पर देवदासी प्रथा प्रचलन में रही है। देवदासी प्रथा के बारे में शायद आप लोगों ने इतिहास जब पढ़ा होगा प्रतियोगी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शायद आपको देवदासी प्रथा के बारे में आइडिया होगा। आज अब देवदासी प्रथा पर जबरदस्त बात की जाएगी। संविधान सभा के कई सारे मेंबर्स बात करेंगे। इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति, इसके बारे में भी बहुत अधिक चर्चा आपको देखने को मिलेगी। जरा देखिए, इस प्रकार के शब्द ना तो देवदासी लिखा हुआ है संविधान में, ना स्लेवरी यानी गुलामी जैसा शब्द लिखा हुआ है, ना ही प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति जैसे शब्द लिखे हुए, लेकिन संविधान सभा के अलग अलग सदस्यों ने इसके बारे में संशोधन रखे थे। जरा देखिएगा क्या कह रहे हैं। मैं नहीं समझता, कौन कह रहे हैं? दामोदर स्वरूप सेठ कह रहे हैं, मैं नहीं समझता कि यह ऐसी बात है जिस पर किसी को अधिक बोलने की आवश्यकता हो। अतः मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ रियासतों में किसी न किसी रूप में दासवृत्ति तथा दासत्व प्रचलित है। इसके अतिरिक्त दक्षिण में देवदासी के समान प्रथाओं ने भी घर कर लिया है। इसके बाद में लक्ष्मीकांत मैत्र प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी आप दो शब्द बोल रहे हो, दासवृत्ति और दासत्व, ये क्या है? वो ऐसा वो पूछते हैं। तो दामोदर स्वरूप सेठ कह रहे हैं ये एक ही प्रकार की बात है। मैं कह सकता हूं कि ये दास्ता है जो रियासतों में प्रचलित है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर उपाध्यक्ष महोदय उनकी बात को क्लियर कर रहे हैं। फिर प्रोफेसर के.टी. शाह का नाम पुकारा जाता है। प्रोफेसर के.टी. शाह क्या संशोधन लेकर आए वो जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं कि आपने अनुच्छेद 17 में जो मानव का व्यापार और बेगार जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने की जो बात कही है ना, वो ठीक है, लेकिन उसके स्थान पर आप, मैं जो चाह रहा हूं वो शब्द लिखिए। क्या लिखिए? मानव व्यापार अथवा धर्म के नाम पर देवदासी बनाने या किसी प्रकार की दास्ता या अपमान के जीवन में डालने के लिए मानव का व्यापार तथा बेगार, ये शब्द रख दिए जाए, ऐसा
प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं देवदासी बनाने की प्रथा पर रोक लगाई जाए, इस प्रकार की शब्दावली संविधान में जोड़ दी जाए, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह ने संशोधन रखा। आगे वो क्या कह रहे हैं, इस प्रस्ताव की सिफारिश करते हुए, चाय भी ठंडी हो गई यार, ध्यान ही नहीं दिया। क्या कह रहे हैं प्रोफेसर केटी साहब, इस प्रस्ताव की सिफारिश करते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि मानव व्यापार, इन शब्दों से मैं ये समझता हूं कि लोगों को वस्तु के सामान बेचने और खरीदने की संभावना है, अतः इसका वर्जन करना चाहिए। साधारणतया इसका आशय गुलामी से लिया जाता है, जैसा कि वह प्राचीन काल में प्रचलित थी और अर्वाचीन काल तक यूरोप और अमेरिका के तथाकथित सभ्य देशों में भी प्रचलित थी। अब इसका व्यापार बंद होना चाहिए। किंतु मानव व्यापार प्राचीन काल की गुलामी प्रथा तक ही सीमित नहीं है, ये अब भी होता है। शायद इस सभा के भले सदस्यों को जितना पता है उससे कहीं अधिक बड़े पैमाने पर होता है और श्वेत दासों के व्यापार के नाम से होता है। एक देश से दूसरे देश के आयात और निर्यात करने के लिए नव युक्तियों का क्रय विक्रय होता है और उन्हें सदा के लिए पाप व्यापार के अड्डे के मालिकों को सौंप दिया जाता है और स्थायी रूप से उनको दासियां अथवा बांदियां बना दिया जाता है, जो संभवतः सारे जीवन के लिए होता है। जिस तरह से लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता है उसकी और वो कह रहे हैं कि ये जो प्रथा है इसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। निसंदेह ये व्यापार साधारण कानूनी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किया जाता है। वो कह रहे हैं ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया है और इसमें दोनों की सहमति है, जो बिकना चाहता है उसकी भी सहमति है, पर वो कह रहे हैं कि ये एक तरह से दास प्रथा है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। वो कह रहे हैं मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट समस्त मानव जाति की दृष्टि में एक भयंकर अपराध साबित होंगे, प्रतीत होते हैं। इस प्रकार से उसके ऊपर रोक लगाने की बात प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद में संशोधन संख्या 547 पुकारी जाती है। इसी बीच में बी दास, ये उड़ीसा के हैं और ध्यान रखिएगा ये बी दास वो व्यक्ति है जिनके लिए संविधान सभा के उपाध्यक्ष ने कहा ये संविधान सभा के पिता है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उपाध्यक्ष ने कहा था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष महोदय लिख लीजिए, काम आएगा यूट्यूब वालों। क्या कह रहे हैं संविधान सभा के उपाध्यक्ष, थोड़ी देर बाद में बी दास को क्या कहेंगे, ये संविधान सभा के पिता है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जरा देखिएगा बी दास कुछ बोलते हैं, श्रीमान मैं इसे पेश नहीं कर रहा हूं किंतु मैं बोलना चाहता हूं। जैसे 547 नाम बोला जाता है तो बी दास कह रहे मैं इसे पेश नहीं करना चाहता पर बोलना चाहता हूं। आप मुझे बताओ क्या बोलने की परमिशन मिलेगी क्या? वीरेंद्र जी, जावेद भाई, सुरेश भाई, अरविंद जी, सुरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित, जालाराम जी, अंशु वर्मा जी, गजेंद्र जी, विराट भाई, सोलंकी सिंह सोलंकी, पता नहीं क्या नाम, राकेश नौरिया जी, बताइए क्या परमिशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप जानते हैं अगर संशोधन रखोगे तो ही बोलोगे, नहीं तो नहीं बोलोगे। और सामान्य वाद विवाद तो कब होगा? जब सारे संशोधन रख दिए जाएंगे तब सामान्य वाद विवाद होगा। खैर, उपाध्यक्ष क्या कह रहे हैं, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। क्या आप चाहते हैं कि इस पर भी वोटिंग करवाई जाए? मैं आपको बोलने की परमिशन नहीं दे सकता। आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी वोटिंग करूं? तो बी दास क्या कह रहे हैं, नहीं श्रीमान मैं इसे पेश नहीं करता। क्या आप मुझे एक शब्द कहने की अनुमति नहीं देंगे? एक शब्द तो कहने दीजिए मुझे। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि इससे सारा सभा में व्यग्रता फैल जाएगी, आपको अपनी बारी आने पर बोलना होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय नया संशोधन संख्या बोलते हैं 548, ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर के नाम से है। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर कह रहे हैं कि साहब इस अनुच्छेद में आपने जो लिखा ना मानव व्यापार, इसके बाद में आप लिख दो जिसमें वैश्यावृत्ति भी शामिल है, इस पर भी रोक लगाई जाएगी, ये बात भी जोड़ दीजिए। वैश्यावृत्ति शब्द जोड़ने की बात ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर साहब ने कही थी कि आपने जो लिखा ना अगर मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, बेकार प्रथा नहीं की जाएगी, तो मानव के व्यापार के आगे लिख दो जिसमें वैश्यावृत्ति भी शामिल है, अर्थात वैश्यावृत्ति भी नहीं की जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं क्या आप इसे पेश करना चाहते हैं? तो मुसाफिर साहब क्या कह रहे हैं, मैं तो कुछ कहना चाहता हूं, पेश नहीं करना चाहता, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अब क्या होगा आप बताओ, बताओ भाई अब क्या होगा, देख लीजिए। उपाध्यक्ष
मैं ये नहीं कह सकता कि जिन जिन सदस्यों ने संशोधन भेजे उनमें से प्रत्येक को बोलने का समय मिलेगा। मुझे स्पष्ट कह देना है क्योंकि अब मुझे शीघ्रता करनी है, नहीं करने देंगे। सही कह रहे हैं आप। इसके बाद में संशोधन संख्या 551, यह केवल शाब्दिक संशोधन है। क्या रखने की परमिशन होगी? शाब्दिक संशोधन को रखने की परमिशन होगी क्या? नहीं होगी। आप जानते हैं इस प्रकार का पावर दे दिया गया है। तो उन्होंने कहा यह केवल शाब्दिक संशोधन है, अतः मैं इसको रखने की अनुमति नहीं देता हूं। फिर 553 पेश ही नहीं किया गया। 554 फिर शाब्दिक संशोधन है, अतः इसकी अनुमति नहीं दी जाती। 555, 558, 560 पर एक साथ विचार होगा। अब मैं संख्या 555 को पेश करने की अनुमति देता हूं। 555, 560 और 558 एक जैसे हैं, इसलिए एक को परमिशन मिली। 555 नाम पुकारा गया जसपत राय कपूर साहब का। जसपत राय कपूर क्या कह रहे हैं? मैं संशोधन संख्या 555 को पेश ही नहीं कर रहा हूं। हेलो, जिनको पेश करने की परमिशन थी उन्होंने पेश करने से ही मना कर दिया। अब सरदार भूपेंद्र सिंह मान साहब वो आ रहे हैं, वो अपना संशोधन रख रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि साहब अनुच्छेद 17 के खंड 2 के अंत में आप एक शब्द जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दो? और उसके लिए समुचित क्षतिपूर्ति देगा। बेकार प्रथा के संदर्भ में बात आ रही है और क्षतिपूर्ति शब्द जोड़ने की बात कह रहे हैं। कौन? भूपेंद्र सिंह जी मान साहब। क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं कि साहब मेरे जो मैं कह रहा हूं, अगर वो जुड़ गया तो इस प्रकार से हो जाएगा अनुच्छेद। इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को लोक प्रयोजन हितार्थ अनिवार्य सेवा का आरोप करने में अवरोध नहीं होगा। ऐसी सेवा का आरोपण करने में प्रजाति, धर्म, जाति कोई विभेद नहीं करेगा और उसके लिए समुचित क्षतिपूर्ति देगा। आप जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 के 23 क्या कहता है कि बेकार प्रथा नहीं करवाई जाएगी, लेकिन राज्य किसी व्यक्ति से लोक प्रयोजन में काम करवा सकता है। ऐसा आप लोगों को मालूम होना चाहिए। लोकहित में काम करवा सकता है और लोकहित में काम कराते समय किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आज के अनुच्छेद 23 में ऐसा लिखा हुआ है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जरा सुनिएगा। 23 की धारा 2, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने से राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह आज लिखा हुआ है। यहां पर वो एक नया शब्द जोड़ना चाहते थे कि अगर आप इस प्रकार से किसी से काम करवाते हो लोक प्रयोजन में, जैसे फॉर एग्जांपल युद्ध हो गया तो लोगों से कहा गया कि भाई आप खाना बनाने का काम करें या दूसरा जो काम है वो हेल्प करने का काम करें, तो लोक प्रयोजन में काम करवाया जा सकता है। मान साहब कह रहे हैं कि इसके आगे एक शब्द जोड़ दो कि इसके लिए क्षतिपूर्ति दी जाएगी। आज लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मान साहब ने ऐसा कहा था। ये सब बातें देखो कहां मिलेगी बताओ? यहां मिलेगी, यहां मिलेगी, यहां मिलेगी। तो ये सारी बातें संविधान के समझ के लिए बहुत जरूरी है। आगे जरा देखिए। बेकार मजदूरों से लिया गया एक प्रकार का बलात् श्रम है और हम इसे देश में बंद करना और रोकना चाहते हैं। हमारा आशय यह है कि श्रमिक से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कराना चाहिए, किंतु इन संदर्भ में एक अपवाद रखा गया है कि राज्य लोक हित में काम करवा सकता है। अब यदि हम मान लें कि राज्य को किसी संपत्ति की आवश्यकता है तथा वह किसी नागरिक को उस संपत्ति से वंचित करता है, तो यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि उसके लिए क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में आ रहे हैं एच.वी. कामत साहब, हरि विष्णु कामत साहब। नाम तो सुना होगा, अच्छे ढंग से सुना होगा। एच.वी. कामत साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं साहब कि आप अनुच्छेद 17 जो रख रहे हो ना, उसमें जो आप लिख रहे हो लोक हित में काम करवाया जा सकता है लोगों से, तो उसमें लोक शब्द के स्थान पर आप एक काम करिए, उसकी जगह पर लिख दीजिए सामाजिक और राष्ट्रीय। सामाजिक और राष्ट्रीय हित में काम करवाया जा सकता है। सुन लीजिए, एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं कि आप ये जब लिख रहे हो ना अनुच्छेद 17 में कि लोगों से बेगार नहीं ली जाएगी, लेकिन लोगों से लोक हित में काम करवाया जा सकता है। ये जो लोक लिखा ना, पब्लिक इंटरेस्ट, तो इस पब्लिक में आप एक काम करिए, पब्लिक हटा दीजिए और उसकी जगह पर लिख दीजिए सामाजिक और राष्ट्रीय। बताओ शब्द जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा? रक्षा, बताइए शब्द जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा? नहीं जोड़ा जाएगा। आज जुड़ा हुआ है क्या? डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट रूप से मना कर देंगे। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। आरंभ में ही ये मैं बात कह देना चाहता हूं कि इस अनुच्छेद में बेगार शब्द की, जो कि अंग्रेजी का शब्द नहीं है, कहीं परिभाषा नहीं दी गई। अरे बेगार, आप आज देखिए, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आज भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 24 है, मेरे यूट्यूब के जो साथी है बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद जो 24 है
और अनुच्छेद जो 23 है उसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में बेगार प्रथा पर रोक लगाई है। आप देखेंगे, अगर संविधान को ढंग से देखेंगे, अनुच्छेद 23 में बेगार लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी बेगार लिखा हुआ है। संविधान में कुछ शब्द हिंदी के हैं, लेकिन एज इट इज उसको अंग्रेजी में लिख दिया गया बेगार। तो एचवी कामत साहब इस पर आपत्ति कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि साहब आपने बेगार लिख दिया अंग्रेजी में, जबकि बेगार शब्द की कोई परिभाषा ही आपने नहीं दी। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। इस अनुच्छेद में बेगार शब्द की, जो कि अंग्रेजी का शब्द नहीं है, कहीं परिभाषा नहीं दी गई है। और अच्छा होगा यदि हम इसकी परिभाषा इस अनुच्छेद में नहीं तो संविधान में कहीं ना कहीं तो रख दें। अब मैं संशोधन पर आता हूं। मेरे विचार से लोक शब्द से इस अनुच्छेद के खंड 2 का आशय अथवा महत्व इतना स्पष्ट नहीं होता है जितना कि सामाजिक और राष्ट्रीय शब्द से स्पष्ट होता है। हम सब जानते हैं कि राज्य की सेवाओं, सरकारी सेवाओं का ही लोक सेवाओं के नाम से उल्लेख किया जाता है, किंतु राष्ट्रीय सेवा और सामाजिक सेवा का लोक सेवा शब्द से अधिक विस्तृत, अधिक उच्च, अधिक आशयपूर्ण अभिप्राय होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोक शब्द हटा दीजिए और उसकी जगह पर सामाजिक और राष्ट्रीय शब्द लिख दीजिए। फिर वो क्या कह रहे हैं, कौन? एचवी कामत साहब। ध्यान से सुन लेना यूट्यूब वालों, और दोनों बहुत ध्यान से सुन लेना। क्या कॉलेज में पढ़े हैं ना, विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, तो एचवी कामत साहब आपके लिए बड़ा जबरदस्त सुझाव लेके आ रहे हैं। डिग्री तभी दी जाएगी जब कम से कम 6 महीने सामाजिक सेवा करोगे। अगर हो जाता तो कैसा रहता? एचवी कामत साहब, यूट्यूब वाले बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहे हैं? एचवी कामत साहब का संशोधन क्या आ रहा, जरा देखिएगा। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पंडित नेहरू तो इस विषय पर बोलते हुए इतना कह गए थे कि किसी छात्र को विद्यालय की उपाधियां तब तक नहीं मिलनी चाहिए जब तक कि वह 6 मास तक किसी भी प्रकार की सामाजिक सेवा ना कर ले। एचवी कामत साहब पंडित नेहरू जी के किसी भाषण का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि विद्यालय में किसी भी बच्चे को डिग्री तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि 6 मास तक वो सामाजिक सेवा का काम ना कर ले। जरा सोचिए, अगर इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए तो देश की बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। आप कहेंगे क्या अंत हो जाएगा? सबसे पहली बात, व्यक्ति जो स्वार्थी होता है वो अपना स्वार्थ छोड़ देगा। दूसरी बात, उसमें सामाजिक सेवा का भाव उत्पन्न होगा। उसे सामाजिक सेवा का जब भाव उत्पन्न होगा तो वो सफाई व्यवस्था रखने की कोशिश करेगा, पर्यावरण के संरक्षण की कोशिश करेगा, नदियों और झीलों का संरक्षण करने की कोशिश करेगा। वो जब अपने सर्टिफिकेट के लिए जब 6 महीने तक सामाजिक सेवा का काम करेगा तो जीवन में भी कभी इस प्रकार का प्रदूषण फैलाने का काम नहीं करेगा। इसलिए अगर हमारी डिग्रियों को, अगर हमारे विद्यालयों को, अगर हमारे विश्वविद्यालयों को, अगर हमारे महाविद्यालयों को प्रासंगिक बनाना है, अगर हमारे विद्यार्थियों को नागरिक बनाना है तो उनको सामाजिक सेवा से जोड़ देना चाहिए। पश्चिम के कई सारे देश जैसे जर्मनी में इस प्रकार के काम करवाए जाते हैं। जापान में स्कूल में पढ़ता पढ़ता बच्चा ये सारे काम करता है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे हिंदुस्तान के कितने सारे विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पढ़ने जाते हैं, वो पढ़ते पढ़ते काम करते हैं। बिल्कुल इस प्रकार की व्यवस्था है। हमारे देश में यह व्यवस्था नहीं है, तभी तो बंटाधार हो रहा है। गजब के विचार थे। एचवी कामत साहब ने पंडित नेहरू जी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए। और वो आगे ये क्या कह रहे हैं कि लोक शब्द हटा दो, उसकी जगह पर सामाजिक और राष्ट्रीय शब्द लिख दीजिए, ऐसा वो कहना चाहते हैं। ठीक है, ये उनकी बात कंप्लीट हुई। इसके बाद में प्रोफेसर केटी शाह का नाम पुकारा गया। प्रोफेसर केटी शाह के नाम से संशोधन है। वो क्या कह रहे हैं कि इस अनुच्छेद में प्रजाति, धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर इन शब्दों में केवल शब्द जोड़ दिया जाए कि केवल प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि छोटा सा संशोधन है किंतु मेरे विचार में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से वो कह रहे हैं। अब उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं अब वाद विवाद होगा। सारे संशोधन आ गए, अब इसके ऊपर सारी चर्चा की जाएगी। सबसे पहला नाम पुकारा जाता है ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर साहब का। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं साहब ये बहुत अच्छा संशोधन आपने रखा और प्रोस्टिट्यूशन का लफ्ज जो शब्द है ये जरूर इसमें इंक्लूड करिए। प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति शब्द को जरूर इंक्लूड कीजिए। वो ऐसा कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि सरदार भूपेंद्र सिंह मान ने जो संशोधन पेश किया वो भी बड़ा अच्छा है कि पब्लिक की भलाई के मद्देनजर अगर कोई जबरी काम लेता है तो उसके
बदले में उसको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। वो भूपेंद्र सिंह जी मान का समर्थन करते हैं, इस प्रकार से वो अपनी बात को कह रहे हैं। इसके बाद में जी दुर्गाबाई आ रही है, एक दुर्गा हमारे यहाँ पर भी जुड़ी हुई है। जी दुर्गाबाई क्या कह रही है? जी दुर्गाबाई जो कि संविधान सभा की एक मेंबर है। भाई एक तो बात है कि हमारे यहाँ जो 25-30 जो लोग जुड़े हुए हैं संविधान सभा में, वो लगातार जुड़े हुए हैं, मैं उनका साधुवाद देता हूँ, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उस पर एक सर्टिफिकेट है, ये आपका एक प्रमाण है, और आप लोगों की लगातार उपस्थिति हमें उत्साहवर्धन कर दी। यूट्यूब के साथी भी कुछ साथी ऐसे जो लगातार सारे सत्रों को देख रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं, ये मैंने कहा ना, बहुत बोरिंग वाला काम है, ये हो ही नहीं सकता आप लोगों के सतत सहयोग के बिना। जी दुर्गाबाई वही जी दुर्गाबाई है जिन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, कौन सा, कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को इस बात का पावर है कि वो कौन से संशोधन जो कि शाब्दिक है उसको स्वीकार करें या नहीं करें। जी दुर्गाबाई क्या कह रही है जरा देखिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं सभा के मूल्यवान समय में केवल 1-2 मिनट ही समय लूंगी। मैं इस अनुच्छेद पर कुछ शब्द कहना चाहती हूं। प्रोफेसर शाह के संशोधन का आशय यह है कि मानव व्यापार और बेगार इन शब्दों के स्थान पर मानव व्यापार अथवा धर्म के नाम पर देवदासी बनाने या किसी अन्य प्रकार की दास्ता या अपमान के जीवन में डालने के लिए मानव का व्यापार तथा बेगार ये शब्द रखे जाए। श्रीमान, धर्म के नाम पर देवदासियों के अर्पण की कुप्रथा से यदि किसी प्रांत को सबसे ज्यादा दुख झेलना पड़ा तो मद्रास है। जी दुर्गाबाई ऐसा कह रही है। मद्रास में बहुत समय तक यह प्रथा बहुत बुरे रूप में प्रचलित रही है। मैं नहीं जानती कि इस प्रकार की प्रथा किसी रूप में अन्य किसी प्रांत में है अथवा नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है, किंतु हम जानते हैं कि ये कई रूपों में प्रचलित थी। किंतु यद्यपि मैं इस संशोधन को पेश करने के उनके उद्देश्य की सराहना करती हूँ कि प्रोफेसर शाह ने बड़ा जबरदस्त संशोधन रखा और इस बुराई को दूर करने की आवश्यकता अनुभूत करने के लिए मैं उनका धन्यवाद भी देती हूँ, किंतु मेरे विचार से यह संशोधन आवश्यक नहीं है। जी दुर्गाबाई कह रही कि इस प्रकार के शब्दावली जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मद्रास में जहां देवदासी प्रथा थी वहां कानून के द्वारा समाप्त कर दी गई है, अन्य राज्यों में भी ये समाप्त हो रही है, तो हमको देवदासी जैसे शब्द रखने की जरूरत नहीं है। मानव व्यापार जो शब्द रखा हुआ है उसी से बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। दोस्तों, हम लोग जब क्लासेस में पढ़ाते हैं तब भी आप लोगों के बीच में जब आते हैं तब हम कहते हैं कि मानव के व्यापार में सारी बातें शामिल हो जाती है। जी दुर्गाबाई भी इसी और इशारा करती हुई कह रही है। अब उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, अब मैं श्री बी दास से बोलने के लिए कहूंगा। बी दास, जिनके बारे में मैंने क्या कहा था, उनका उपाध्यक्ष महोदय ने उनको क्या कहा था, ये संविधान सभा के पिता है। कब का, जरा देखिए। अब मैं बी दास से बोलने के लिए कहूंगा, वे सभा के पिता के समान है और उन्हें संक्षिप्तता का उदाहरण पेश करना चाहिए। बी दास साहब को बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप तो सभा के पिता है, लेकिन संक्षिप्त में बोलना, इसका उदाहरण पेश करना। वो कह रहे हैं वो तो सभा के पिता के समान है, लेकिन संक्षिप्तता का उदाहरण उनको पेश करना चाहिए, यानी छोटा भाषण उनको देना चाहिए। बी दास। अब बी दास साहब क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। श्रीमान, गत अवसर पर जब हम मूल अधिकारों के विषय में वाद विवाद कर रहे थे तब मैंने इस महान बुराई स्त्रियों के क्रय विक्रय को दूर करने के विषय में प्रारूपित संविधान में व्यवस्था करने की आवश्यकता बताई थी। इस व्यापार का अर्थ है स्त्रियों को वैश्यावृत्ति धारण करने के लिए बलात् बाध्य करना। स्त्रियों के व्यापार की चर्चा करते हुए जो सारे संसार में प्रचलित एक महान सामाजिक कुरीति है, मैंने पिछली बार यह कहा था कि हमें पाखंडी बनकर इस तथ्य को छिपाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि भारत में स्त्रियों का ऐसा व्यापार नहीं चलता है। हम क्यों छिपाते हैं? ये सही बात है कि व्यापार चलता है तो हमको स्वीकार करना चाहिए। श्रीमान, अन्य स्थान पर जो निर्णय किया गया था कि मुझे उस संशोधन को पेश नहीं करना चाहिए जिसका आशय यह था मानव व्यापार शब्द के आगे विशेषतया स्त्रियों का व्यापार यह शब्द जोड़ दिया जाए, मैं उस निर्णय को सिरोधार्य मानता हूं। वो कह रहे हैं कि मुझे संशोधन पेश करना नहीं दिया गया था, कहा गया था कि मेरा संशोधन शाब्दिक है, नहीं करने दिया गया। कोई बात नहीं, मैं आपके निर्णय को सिरोधार्य करता हूं, लेकिन उनका संशोधन क्या था? वो कह रहे हैं मैं ये जुड़वाना चाह रहा था, क्या? विशेषतया स्त्रियों का व्यापार, मानव व्यापार, विशेषतया स्त्रियों का व्यापार, यह शब्द जुड़वाना वो चाह रहे थे। शाब्दिक संशोधन होने की वजह से उनका संशोधन स्वीकार ही नहीं किया गया। श्रीमान, हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि स्त्रियों का ऐसा व्यापार होता है जिसके लिए सर्वत्र पुरुष ही उत्तरदायी है। उड़ीसा स्त्रियों को प्राय भगाया जाता है। मैंने कहा था 1943-44 में बंगाल की महान विपत्ति के समय लाखों स्त्रियों को उड़ाकर पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से ले जाया गया था। श्रीमान, विदेशी सरकार नवयुक्तियों को सैनिक शिविरों में ले जाया करती थी और मानवता उन महिलाओं से वंचित हो जाती थी। वो क्या कहना चाह रहे हैं, बात आप समझ गए होंगे।
बी दास इस प्रकार की बात रख रहे हैं। फिर इसके बाद में वो कह रहे हैं, इसी कारण मैंने इस संशोधन की सूचना दी थी। यदि सभा श्रीमती दुर्गाबाई के संशोधन को स्वीकार करने के लिए राजी हो अथवा प्रोफेसर शाह का संशोधन स्वीकार करने के लिए तैयार हो, जिन्होंने अपने संशोधन को देवदासी प्रथा तक सीमित रखा और ये नहीं सोचा कि मंदिरों में नृत्य का क्या प्रभाव पड़ता, जिसके कारण चिरकाल से हमारी राष्ट्रीय कला और गान विद्या जीवित रह सकी। इस बीच में एच.वी. कामत साहब बोल रहे, अरे जी दुर्गाबाई ने कोई संशोधन भी रखा था क्या? तो उपाध्यक्ष कह रहे नहीं रखा। तो बी दास कह रहे अरे उन्होंने अंबेडकर को भेजा था भाई, यहां नहीं रखा था क्या? अंबेडकर को तो भेजा था। तो उपाध्यक्ष कह रहे मुझे इसकी जानकारी नहीं है। फिर बी दास क्या कह रहे, मुझे खेद है मैंने गलत समझा, किंतु मेरे विचार में मूल अधिकारों के विषय में हमारा संविधान न्यायोचित नहीं बनेगा यदि हम नारी व्यापार जैसे शब्द जोड़कर अपने पापों को स्वीकार नहीं करते हैं। क्या गजब की बात की। इसके बाद में आ रहे हैं राज बहादुर साहब। राज बहादुर साहब संयुक्त राज्य राजस्थान के हैं राज बहादुर साहब, पता है ना। संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उनमें राज बहादुर साहब बहुत एक्टिव मेंबर थे, और जहां तक मेरा जानकारी है संविधान सभा में शायद राज बहादुर साहब ने ही राजस्थान की ओर से सबसे ज्यादा बोला होगा। राज बहादुर साहब बड़े एक्टिव मेंबर है, जरा देखिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, दास्ता के समान बेगार का बड़ा ही काला और दुखद इतिहास है। मैं एक रियासत से आया हूं। राज बहादुर साहब तो राजस्थान से थे। मैं एक रियासत से आया हूं, अतः मैं जानता हूं कि रियासतों को दलित और मुख्य जनता के लिए ये बेगार बलात्श्रम कितना भयानक सिद्ध हुआ है। इस प्रकार की वो बात कह रहे हैं। फिर राजस्थान में रियासतों में किस प्रकार की स्थिति रही है दासों की, उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। एक मेरे भाई पानी का लोटा लेकर खड़े, अरे पी लो यार, मैं चर्चा रोक लूंगा, पहले पी तो लो। ऐसे लोटा हाथ में रखोगे तो मुझे भी प्यास लग जाएगी, पी लो आप। चलिए आगे चलते हैं। यदि इस बेगार की पूरी कथा लिखी जाए तो वो मानव के दुखों, कष्टों, रक्त तथा आंसुओं से परिपूर्ण होगी। मैं जानता हूं किस प्रकार कुछ नरेश, जरा सुनिएगा, ये राज बहादुर साहब कह रहे हैं, मैं जानता हूं किस प्रकार कुछ नरेश साधारण जन को दुख देकर अपने भोग विलास, अपने असंयमित जीवन में लिप्त रहे। किस प्रकार उन्होंने अपने आनंद हेतु दलित श्रमिकों तथा मुख्य अज्ञानी जनता का उपयोग किया है। उदाहरणतः मुझे पता है कि बतख का शिकार करने के लिए किस प्रकार से बहुत से लोगों को ठंडे शीत सर्दी के दिनों में सारे दिन कीचड़ में बलात बांध कर खड़ा रखा जाता था। मुझे पता है किस प्रकार आखेट कीड़ा के निमित्त बहुत संख्या में लोगों को शेर का हाका करने के लिए बांध लिया जाता था ताकि नरेश उसे गोली मार सके। मैंने यह भी देखा है कि दीनहीन लोगों को घरेलू तथा अन्य प्रकार के श्रम में जोत दिया जाता था, चाहे वो व्याधिग्रस्त हो यानी बीमार हो अथवा उनके परिवार में कोई बीमार हो। उस काम के लिए उन्हें कुछ नहीं दिया जाता था अथवा बहुत कम पैसे दिए जाते थे। केवल इतना ही नहीं, जैसा कि आरंभ में मैं कह चुका हूं, यदि सारी कथा का वर्णन किया जाए तो बड़ी लोमहर्षक बन जाएगी। राज बहादुर साहब कह रहे इसलिए बेगार प्रथा पर रोक लगनी चाहिए, और वो अपने तर्क देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में नाम आया रेणुका राय। संविधान सभा में आज दूसरी महिला सदस्य जी दुर्गाबाई के बाद में जो विचार रख रही है वो है रेणुका राय। क्या कह रही है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यथासंभव संक्षेप में बोलने का प्रयत्न करूंगी। फिर वो जो वैश्यवर्ती है उसके बारे में अपने विचार रख रही है। श्रीमान, यदि हम श्री दास के संशोधन को स्वीकार नहीं करते तो इसका कारण यह नहीं है कि हम उनके उद्देश्य के महत्व को नहीं समझते। हम जानते हैं कि वे नारी व्यापार की समस्या पर विशेष जोर देना चाहते हैं, किंतु मेरे विचार में अनुच्छेद की वर्तमान भाषा में यह चीज आ जाती है। मैं ये बात केवल इसलिए कह रही हूं ताकि यह ना समझा जाए कि इस सभा की महिला सदस्य इस समस्या के विषय में जागरूक नहीं है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या है जिस पर इस देश की महिला संस्थाओं ने गत कुछ समय से अपना ध्यान केंद्रित किया है। वो कह रही है रेणुका राय कि मैं भी जानती हूं कि महिलाओं का व्यापार एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस प्रकार का शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मानव व्यापार में यह शब्द आ जाता है। फिर वो कह रही है कि ऐसा नहीं है कि एक महिला सदस्य इस विषय पर चुप है, मैं भी इस समस्या से बहुत भली भांति परिचित हूं। टाइम क्या हुआ भाई? 8:34। यस, लिंक शेयर कर दिया जाए। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय नागपा जी का नाम बोल रहे हैं और उन्हें 5 मिनट में अपनी बात सीमित करने की बात कह रहे हैं। एस नागपा जी मद्रास से हैं। वो क्या कह रहे हैं?
बेगार की प्रथा मेरे अपने प्रदेश में भी प्रचलित है, विशेषतः हरिजनों में। मुझे प्रसन्नता है कि मसौदा समिति ने बेगार का उन्मूलन करने के संदर्भ में यह खंड रखा। श्रीमान, जब भी पशुओं की मृत्यु हो जाती है तब पशु का स्वामी इन गरीब हरिजनों को बुलाता है, मृत पशु को उठवाता है, उनका चर्म उतार कर, उसे रंग कर, चप्पल बनाकर उसे मुफ्त में देने के लिए कहता है। इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? त्योहारों पर कुछ खाना। श्रीमान, प्राय सरकार भी बलात् श्रम लेती है। उदाहरणतः यदि कोई हत्या हो जाए तो पोस्टमार्टम के पश्चात इन लोगों को पुलिस बाध्य करती है कि वे स्व को हटाएं और अन्य अत्योष्टि क्रिया करें। मुझे प्रसन्नता है कि भविष्य में इस प्रकार का बलात् श्रम नहीं हो सकेगा, ऐसा नागपा जी कह रहे हैं। इसके बाद में आते हैं टीटी कृष्णमाचारी जी। वो क्या कह रहे? उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र प्रोफेसर केटी शाह के संशोधन का विरोध करने के लिए मुख्यतः यहां खड़ा हुआ हूं, क्योंकि इससे इस अनुच्छेद के पर्यालोचन में ऐसे विषय आ जाते हैं जिन पर कि संविधान में समाविष्ट किए जाने वाले मूल अधिकारों पर विचार करते समय हमें विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और इसके बाद में जो कुप्रथाएं भारत में प्रचलित रही है, उन कुप्रथाओं को समाप्त करने के संदर्भ में अपनी बात को रख रहे हैं टीटी कृष्णमाचारी जी। अब महावीर त्यागी जी, देखिए महावीर त्यागी जी से थोड़ा सा तनातनी एचवी कामत साहब की पहले भी हुई, उस बात को आगे देखते हैं जरा किस तरह से बढ़ाते हैं। अब महावीर त्यागी जी क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद के सिवाय इस अनुच्छेद के विषय में मेरे मन में कुछ संदेह उत्पन्न होते हैं, मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहता हूं। क्या मैं उसके लिए आपकी अनुमति मांग सकता हूं? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, मुझे खेद है कि मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं। जरा देखिए क्या हो रहा है। तो महावीर त्यागी जी कहेंगे, आप मुझे यह बताएं, मैं आपकी दृष्टि और आपका ध्यान का पात्र कब बनूंगा? वो कह रहे हैं, आप मुझे यह बताएं कि मैं आपकी दृष्टि अथवा आपके ध्यान कैसे अपनी ओर आकृष्ट कर सकता हूं? तो सदस्य कह रहे, शांति शांति शांति। खूब सारे सदस्य बोलते हैं शांति शांति शांति। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, सभा ने अपना निर्णय सुना दिया है। महावीर त्यागी जी उपाध्यक्ष को कह रहे, अरे साहब, मुझे आपकी कृपा दृष्टि कब मिलेगी? तो सदस्य बोलते, शायद कुछ गर्मा गर्मी हुई होगी। तभी सदस्य बोलता, अरे शांति शांति शांति। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, देख लिया, सभा ने अपना निर्णय सुना लिया है। तो फिर महावीर त्यागी जी आगे क्या बोल रहे हैं? क्या कोई चिट बेचकर अथवा हर बार खड़ा होकर आपका ध्यान आकर्षित करेगा? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, सभा ने अपना निर्णय सुना दिया है। तो महावीर त्यागी जी कह रहे हैं, क्या निर्णय सुनाया है? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, आप सभा से पूछिए। तो महावीर त्यागी जी कह रहे हैं, मेरे विचार में यह तो अत्यंत ही अनुचित है। तो फिर आगे कुछ भी बहस नहीं होती है, आगे कोई चर्चा नहीं होती है। समझ में आ रहा है कुछ बातें? महावीर त्यागी जी और उपाध्यक्ष महोदय के बीच में जो बात चल रही है, संविधान सभा के सदस्य एक साथ में बोलते हैं, अरे शांति शांति शांति। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, मालूम पड़ गया सभा का निर्णय? तो वो कह रहे, सभा क्या कहना चाह रही है? तो मुझसे मत पूछो, आप सभा से ही पूछो। फिर आखिर महावीर त्यागी जी कह रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है, ये बहुत अनुचित है। सब बातें मालूम पड़नी चाहिए संविधान सभा के बारे में। इसके बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आरंभ में ही मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं किन संशोधनों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं और किन संशोधनों को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। जितने संशोधन पेश किए उनमें से मैं केवल एक ही संशोधन को स्वीकार करने के लिए राजी हूं। वह है प्रोफेसर केटी शाह का संशोधन संख्या 559, जिसके अनुसार अनुच्छेद 17 के खंड में केवल शब्द जोड़ दिया जाए। केवल प्रजाति, केवल जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये केवल शब्द जो जोड़ने की बात कह रहे हैं, मैं उसको तैयार हूं स्वीकार करने के लिए। मुझे भय है शेष संशोधनों को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। जिन संशोधनों के विषय में मैंने कहा कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता, उनमें से एक देवदासी शब्द रखने के विषय में प्रोफेसर केटी शाह का संशोधन है। मैं समझता हूं देवदासी शब्द को रखने के विषय में उनके तर्कों का उत्तर वाद विवाद में भाग लेने वाले अन्य सदस्यों ने दे दिया है, और मैं नहीं समझता हूं कि जो तर्क उपस्थित किए जा चुके उनको मैं वापस रिपीट करूं। फिर वो कहते हैं एचवी कामत साहब का संशोधन है कि लोक शब्द की जगह पर सामाजिक और राष्ट्रीय शब्द जोड़ दिया जाए। उसको भी मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि लोक शब्द खुद इतना व्यापक है कि उसमें सामाजिक और राष्ट्रीय शब्द दोनों आ जाते हैं। इसलिए वहां दो शब्द रखना अनावश्यक है। एक शब्द से जब काम चल रहा है तो दो शब्द क्यों रखें, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं मैं माननीय मित्र दामोदर स्वरूप सेठ का संशोधन अनावश्यक मुझे मालूम पड़ता है, मैं उसे भी स्वीकार नहीं करता। सरदार भूपेंद्र सिंह मान का संशोधन, उसको भी मैं स्वीकार नहीं करता। वो कह रहे हैं कि इसके लिए क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, इसको भी मैं स्वीकार नहीं करता।
फिर कह रहे हैं इस खंड में यह बात देखी जा सकती है कि क्षतिपूर्ति के न देने पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है, ऐसा वो कह रहे हैं। इस बीच में एचवी कामत साहब बोल रहे हैं, श्रीमान मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या डॉक्टर अंबेडकर को मेरे संशोधन पर केवल इसी आधार पर आपत्ति है कि इसमें एक के स्थान पर दो शब्द है, मैंने लोक शब्द की जगह पर सामाजिक और राष्ट्रीय शब्द रख दिया, तो इनको इस आधार पर आपत्ति है क्या कि मेरे एक शब्द की जगह दो शब्द है? यदि ऐसा है तो मुझे इस बात पर प्रसन्नता होगी यदि लोक शब्द के स्थान पर सामाजिक अथवा राष्ट्रीय कोई शब्द रख दिया जाए। माननीय डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं अधिक व्यापक शब्द का प्रयोग करना अधिक अच्छा है जिसमें कि दोनों शब्द समाविष्ट है। वो कह रहे हैं भाई मैं तो लोक शब्द इसलिए रख रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय और सामाजिक दोनों शब्द आ जाते हैं। तो एचवी कामत साहब कह रहे हैं आप दोनों शब्द रखना नहीं चाहते, इस वजह से एक शब्द रख रहे हैं या कोई और बात है? तो वो कह रहे हैं कि लोक शब्द व्यापक है, इसमें दोनों शब्द शामिल है। इस बीच में रोहिणी कुमार चौधरी जी आते हैं, श्रीमान क्या मैं ये जान सकता हूं कि क्या माननीय सदस्य संशोधन संख्या 548 को स्वीकार करते हैं जो वैश्यावृत्ति के संदर्भ में है? वो ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं मुझे पता चला है कि वह पेश ही नहीं किया गया था। इसके बाद में उपाध्यक्ष कह रहे हैं हां वो पेश नहीं किया गया था। अब एक एक पर वोटिंग करवाई जाती है। आप देख सकते हैं जिस तरह से वोटिंग करवाई जा रही है। दासत्व और दासवर्ती शब्द जोड़ दिया जाए, संशोधन अस्वीकार हो गया। इसके बाद में ये रखा जाए देवदासी बनाने या किसी प्रकार की दास्ता, ये भी संशोधन अस्वीकार हो गया। क्षतिपूर्ति जोड़ने वाला ये संशोधन भी अस्वीकार हो गया। लेकिन जैसे वोटिंग की बात आई उससे पहले भूपेंद्र सिंह जी मान ने कहा इसके ऊपर वोटिंग मत कराओ, मैं इस संशोधन को क्या कर रहा हूं वापस ले रहा हूं। इस प्रकार से वो अपना संशोधन वापस ले लेते हैं। इसके बाद में लोक शब्द की जगह पर सामाजिक और राष्ट्रीय शब्द जोड़ा जाए, यह संशोधन भी अस्वीकृत हो गया, आप देख सकते हैं। इसके बाद में प्रोफेसर केटी शाह का केवल शब्द जोड़ने वाला संशोधन जो था वो डॉक्टर अंबेडकर ने इसे स्वीकार कर लिया, तो वो संशोधन संविधान सभा के द्वारा भी स्वीकार कर लिया, ये भी देख सकते हैं आप। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय ने कहा अब अनुच्छेद 17 संविधान का भाग बन जाए, तो संविधान सभा ने कहा यस भाग बन जाए। तो इस प्रकार से संशोधन के साथ में अनुच्छेद 17 भारत के संविधान का भाग बन गया। अब आता है अनुच्छेद 18। अब हम अगले अनुच्छेद 18 को लेते हैं और उसके बाद में वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा उपाध्यक्ष महोदय कि 561 संशोधन संख्या जो नकारात्मक है अतः वो अनियमित है। 562 तथा 562 जो कि प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना के नाम से है, 564 जो कि दामोदर स्वरूप सेठ के नाम से है और एक अन्य संशोधन एक ही आशय के हैं, अतः उन पर एक साथ ही विचार किया जाएगा। संशोधन संख्या 562 को पेश करने की अनुमति दी जाती है और इस प्रकार से 562 रखने की बात कही जाती है। सिब्बल लाल सक्सेना जी के नाम है। सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं मैं इस संशोधन को पेश नहीं करना चाहता पर बोलना चाहता हूं। सुन लीजिए। नहीं 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 नहीं, ये अरे यूट्यूब वालों ये अस्पृश्यता का अंत वाला अनुच्छेद नहीं है भाई। अरे कहां जा रहे हैं? अरे अनुच्छेद 17 आज की बात नहीं कर रहे हैं। अनुच्छेद 17 आज की बात नहीं कर रहे हैं, मसौदा संविधान का अनुच्छेद 17। यूं मत करो यार, थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। मसौदा संविधान का अनुच्छेद 17, संख्या तो बाद में बदल गई ना 26 जनवरी 50 के बाद। तो खैर प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी का नाम पुकारा जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप अपना संशोधन रखिए। तो वो कह रहे मैं संशोधन रखना नहीं चाहता पर बोलना चाहता हूं, बताओ परमिशन मिलेगी क्या? परमिशन मिलेगी क्या? जरा देखिए। हाँ भाई कह रहे हैं, स्पोर्ट्स वाले भाई कह रहे हैं कि बोलने की आज्ञा नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं बोलना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय ने उनको बोलने नहीं दिया। फिर उन्होंने 564 को पेश करने की अनुमति देता हूं जो दामोदर स्वरूप सेठ के नाम से। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं साहब कि अनुच्छेद 18 में एक शब्द जोड़ा जाए। अनुच्छेद 18 में के अंत में नीचे नए शब्द जोड़े जाए। क्या जोड़े जाए? और नारियों को रात्रि में माइंस में तथा उनके स्वास्थ्य के लिए अहितकारी उद्योगों में सेवा योजित किया जाएगा। नारियों को रात्रि में काम नहीं करने दिया जाएगा, नारियों को माइंस में काम नहीं करने दिया जाएगा और ऐसे काम नहीं करने दिया जाएगा जो उनकी हेल्थ के लिए खराब हो। इस प्रकार की बात दामोदर स्वरूप सेठ साहब जोड़ना चाहते हैं। फिर इसके बाद में 563 नंबर संशोधन है, वो पेश नहीं किए गए। तो उपाध्यक्ष महोदय ने कहा अब ओके, सारे संशोधन रख दिए गए, अब जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो नाम आएगा पहले प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी का। क्या कह रहे हैं? श्रीमान मुझे प्रसन्नता है कि इस अनुच्छेद को मूल अधिकारों में रखा गया। वास्तव में इस स्वतंत्रता पत्र के विरुद्ध एक ये भी
शिकायत है कि इसमें पर्याप्त आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई है। यदि हम अन्य देशों के संविधानों के मूल अधिकारों का परीक्षण करें तो हम देखेंगे कि उसमें कई आर्थिक अधिकारों का संदर्भ है, लेकिन हमारे यहां पर नहीं है। अनुच्छेद 18 पर चर्चा की जा रही है, जो वर्तमान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 24। और 24 में क्या है? बाल श्रम पर निषेध है, और आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खानों में काम नहीं करवा सकते या ऐसी जगह पर काम नहीं करवा सकते जो उनके लिए घातक हो, ऐसा अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है। इस अनुच्छेद पर चर्चा की जा रही है। उसकी संख्या उस समय क्या है? यूट्यूब वालों बताओ, उस समय उसकी संख्या 18 है। क्या कह रहे हैं सिब्बल लाल सक्सेना जी, जरा देखिएगा। वो ये कह रहे हैं कि साहब हमने आर्थिक अधिकारों की ज्यादा उल्लेख नहीं किया है, पर अनुच्छेद 18 फिर भी ऐसा अनुच्छेद है जो आर्थिक अधिकार देता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी फैक्ट्री में सेवा योजित नहीं किया जाएगा। श्रीमान, मेरा विचार तो यह है कि 14 वर्ष नहीं 16 वर्ष होना चाहिए। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी ने 14 वर्ष की जगह पर 16 वर्ष का उल्लेख किया है। ऐसी बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। अन्य देशों में तो यह आयु और भी अधिक है, तो हम 14 वर्ष क्यों लिख रहे हैं? हम तो ये लिखे ना कि 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को किसी कल कारखाने में काम नहीं करवाया जाएगा। फिर वो कह रहा है कि मैं ये भी चाहता हूं कि स्त्रियों को रात्रि के समय अर्थात अंधेरा होने के समय से प्रकाश होने तक फैक्ट्रियों में सेवा योजित नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में संसार के सारे प्रगतिशील देशों में शाम से सवेरे तक स्त्रियों का श्रम करना वर्जित है। संसद में फैक्ट्री एक्ट पर वाद विवाद के समय इस प्रश्न पर भी विचार हुआ था, ऐसा वो कह रहे हैं। मेरे विचार में इसको बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए और मुझे आशा है कि डॉक्टर अंबेडकर इसे मूल अधिकार में शामिल करेंगे। फिर डॉक्टर अंबेडकर का नाम पुकारा गया, वो क्या करें? श्री दामोदर स्वरूप ने जो संशोधन 564 पेश किया, मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूं, और इसके बाद में वोटिंग करवाई जाती है और संविधान सभा उसे अस्वीकार कर लेती है। कौन सी बात अस्वीकार कर लेती है? महिलाओं को रात्रि में काम नहीं करवाया जाएगा, महिलाओं को खानों में काम नहीं करवाया जाएगा, महिलाओं से ऐसे काम नहीं करवाए जाएंगे जो उनके स्वास्थ्य के लिए अहितकारी हो। इस प्रकार का संशोधन दामोदर स्वरूप सेठ ने रखा। वो पहले डॉक्टर अंबेडकर ने अस्वीकार किया और इसके बाद में संविधान सभा ने भी अस्वीकार कर दिया। इसके बाद में जो अनुच्छेद आज आपको 24 के रूप में दिखाई देता है, वह अनुच्छेद 18 के रूप में संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और अनुच्छेद 18 संविधान का हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद में आते हैं अनुच्छेद 25, 26, 27 जो आज के हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। आप जानते हैं ऐसा किस रूप में आ रहे हैं, जरा देख लीजिएगा। 18A नाम का एक नया अनुच्छेद लाना चाह रहे हैं। उससे पहले प्रोफेसर केटी शाह क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं क्या अनुच्छेद 18 के पश्चात धर्म संबंधी अधिकार इस शीर्षक के अंतर्गत नवीन अनुच्छेद रख दिया जाए। क्या नवीन अनुच्छेद रख दिया जाए? नाम जरा सुनिएगा। पंथ निरपेक्ष राज्य होने के कारण भारतीय राज्य किसी धर्म, मत अथवा विश्वास से कोई संबंध नहीं रखेगा और अपने नागरिकों के किसी भी वर्ग या संघ के अन्य व्यक्तियों के धर्म के संदर्भ में रखने वाले विषयों के संदर्भ में तटस्थ रहेगा। इस प्रकार की शब्दावली जोड़ दी जाए, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह ने कहा। फिर वो अपनी बात रख रहे हैं, श्रीमान इस विषय पर किंचित भी विवाद नहीं होना चाहिए कि हम बार बार ये घोषित कर चुके हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। इस कारण इसे किसी धर्म के मामलों में श्रद्धा, मत अथवा विश्वास विशेष के आचरण के संदर्भ में कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। मेरे विचार से तो ये तर्क संगत निष्कर्ष होना चाहिए। वो इस प्रकार की शब्दावली जोड़ना चाहते हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय संशोधन संख्या 567 बोलते हैं जो पेश नहीं किया गया। फिर बोलते हैं 568 जो कि टीटी कृष्णमाचारी जी के नाम है। वो कह रहे हैं, क्या मैं ये बता सकता हूं कि यह संशोधन लगभग ऐसे ही विषय के संदर्भ में है जो खंड 13A में आया है, जिसे आपने कृपा करके कुछ समय के लिए स्थगित कर रखा है? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, तो यह भी स्थगित रह सकता है। इसके बाद में वो पेश नहीं किया गया। फिर 566 पर वोटिंग करवाई गई और 566 संविधान सभा ने अस्वीकार कर दिया। 566 कौन सा संशोधन था? भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य होने के कारण राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा, इस प्रकार की शब्दावली जोड़ने की बात कही गई। संविधान सभा ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद में आते हैं नवीन अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं। इससे पहले उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, अब हम संशोधन 570 को लेते हैं।
वो कह रहे हैं प्रथम भाग को पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं पहले अनुच्छेद पर वोट तो ले लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं अनुच्छेद पर मत लिया जा चुका है और वो पास हो चुका है। दूसरा विकल्प बिल्कुल संशोधन नंबर 591 जैसा ही है और इस पर इसके साथ विचार किया जाएगा। इस प्रकार से वो परमिशन नहीं देते हैं। फिर लोकनाथ मिश्र जैसे ही वो कहते हैं कि मैं इसकी परमिशन नहीं देता हूं, तो लोकनाथ मिश्र बोल रहे हैं श्रीमान मेरे विचार से ऐसा नहीं है। तो सभापति जी को गुस्सा आ जाता है, उपाध्यक्ष महोदय को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं मुझे भय है कि आप सभापति की समता को चुनौती दे रहे हैं, आपको नियमों के अधीन ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। खैर, इसके बाद में तजमुल हुसैन साहब जो कि बिहार से हैं, उनका नाम पुकारा जाता है। वो कह रहे हैं मैं अपने संशोधन के प्रथम भाग को पेश नहीं करता, लेकिन दूसरा भाग मैं पेश करना चाहता हूं। दूसरा भाग क्या है? जैसे वो बोल रहे होते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं आप बाद में ऐसा करना। तो तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं श्रीमान बाद में संशोधन संख्या 573 है जो मेरे मित्र श्री हिम्मत सिंह के नाम में है, और यदि वो पेश नहीं किया जाता है तो मेरा संशोधन भी फिर पेश नहीं किया जाएगा। तो आप तो कहेंगे सेम है, इसलिए वो पेश नहीं किया जाता, आपको भी परमिशन नहीं होती। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं यदि वे उसे पेश नहीं करेंगे तो आपको अवसर दे दिया जाएगा, चिंता मत करो। इसके बाद में तजमुल हुसैन साहब को संशोधन पेश करने की परमिशन मिलती है और वो कह रहे हैं कि भाई अनुच्छेद 25 जो आज हमको दिखाई देता है, सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने, उसका प्रसार करने का अधिकार के बारे में जो बात रखी है, उसके बारे में तजमुल हुसैन साहब अपना संशोधन रखते हैं। फिर लोकनाथ मिश्र जी के नाम से है, तो लोकनाथ मिश्र जी कह रहे हैं कि मैं इसे पेश करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं मैं जानता हूं, किंतु उसकी तो अनुमति नहीं दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस पर पहले वोटिंग करवाई जाए? तो लोकनाथ मिश्र जी कह रहे हैं हाँ श्रीमान। हालांकि वोटिंग इसके बाद में नहीं की गई। इसके बाद में नजरुद्दीन जी अहमद साहब का नाम पुकारा जाता है और नजरुद्दीन जी अहमद साहब एक संशोधन रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब इसमें एक शब्द जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? विश्वास स्वतंत्रता का तथा धर्म को अबाध रूप से मानने प्रचार करने का समान अधिकार होगा। इन शब्दों के स्थान पर आप ये लिख दीजिए धर्म को अबाध रूपेण मानने और प्रचार करने का अधिकार होगा, ये शब्द रख दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिर तजमुल हुसैन साहब का नाम पुकारा जाता है। वो कह रहे हैं मेरे माननीय मित्र नजरुद्दीन अहमद ने जो कुछ कहा उसे मैं समझ नहीं पाया हूं। वे इस विषय में स्पष्टीकरण चाहते हैं। अच्छा, एक बात पर चर्चा करनी जरूरी है, वो चूक जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तजमुल हुसैन साहब संविधान सभा के एक मेंबर हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम डॉक्टर दिनेश गहलोत है, तो आप मेरे नाम से अंदाज लगा सकते हैं कि मेरी जाति क्या है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का नाम खालिद उमर है, किसी व्यक्ति का नाम तजमुल हुसैन है, तो उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन है। जैसे किसी का व्यक्ति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं वो व्यक्ति कौन है। कोई व्यक्ति लगाता है अपने नाम के पीछे मेहता, कोई व्यक्ति अपने नाम के पीछे लगाता है अग्रवाल, इससे आप अंदाज लगा देते हैं कि वो व्यक्ति कौन है। आज तजमुल हुसैन साहब उसके बारे में क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वो एक प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति ऐसा दृश्य चिन्ह अथवा निशान अथवा नाम नहीं रखेगा और न ही कोई व्यक्ति ऐसे वस्त्र पहनेगा जिससे कि उसके धर्म की पहचान हो सके। सुन लीजिएगा, तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई दृश्य चिन्ह या ऐसा कोई नाम नहीं रखेगा जिससे कि मालूम पड़ जाए कि उसका धर्म कौन सा है, और ऐसे कोई कपड़े भी नहीं पहनेगा जिससे कि मालूम पड़ जाए कि उसका धर्म कौन सा है। तजमुल हुसैन साहब ऐसा कह रहे हैं, ऐसा प्रस्ताव लेकर आए, मैं आपके सामने रख रहा हूं। कोई भी व्यक्ति ऐसा दृश्य चिन्ह अथवा निशान अथवा नाम नहीं रखेगा और ना ही कोई व्यक्ति ऐसे वस्त्र ही पहनेगा जिससे कि उसके धर्म की पहचान हो सके, ऐसा वो लेकर आए तजमुल हुसैन साहब। नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं यह एक औचित्य प्रश्न है। क्या माननीय सदस्य अदृश्य चिन्हों, निशानों और नामों की चर्चा कर रहे हैं? क्या वे दृश्य चिन्हों को हटाकर अदृश्य चिन्हों अथवा निशानों को पसंद करते हैं? अदृश्य नाम कैसे हो सकते हैं? ऐसी वो बात कही जा रही है।
जब इस प्रकार की चर्चा होगी, तजमुल हुसैन साहब इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर आएंगे, तो थोड़ी सी बहस यहाँ तक बढ़ जाएगी और बात यहाँ तक बढ़ेगी तो तजमुल हुसैन साहब खूब सारे तर्क देंगे। वो कहेंगे इंग्लैंड में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिससे मालूम नहीं पड़ता है कि वो मुस्लिम है या ईसाई है। क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। मैं ये बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ। सभ्य देशों में लोगों के केवल पारिवारिक नाम होते हैं, जैसे डिजरेली और बर्कनहेड। इन नामों को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि डिजरेली यहूदी था और बर्कनहेड ईसाई था। आगे कह रहे हैं, यदि आप लॉर्ड रीडिंग का नाम सुने तो आप नहीं बता सकते कि वह किस धर्म का अनुयायी था। इंग्लिस्तान में एक आदमी था जिसका नाम था लव ग्रॉव। आप नहीं बता सकते कि वह किस धर्म का अनुयायी था, यद्यपि मैं जानता हूं कि वह मुसलमान था। इंग्लिस्तान में कई ईसाई हैं जो मुसलमान हो गए हैं, अतः उन देशों में किसी आदमी के नाम से ही आप नहीं जान सकते कि वह किस धर्म का है। हाँ श्रीमान, मैं आपको बता चुका हूं कि इस देश में किसी मनुष्य के नाम से ही आप उसके धर्म का पता लगा सकते हैं। यदि आप प्रसाद का नाम लेंगे तो इसका अर्थ है कि वो कायस्थ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आज उनका जन्मदिन है, हमने आज उनके जन्मदिन पर उनके योगदान को याद किया। वो क्या कह रहे हैं कि जैसे किसी व्यक्ति का नाम प्रसाद है तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि वो कायस्थ है। आगे वो कह रहे हैं, यदि आप ओझा अथवा जा का नाम सुने तो आपको पता लग जाएगा कि वो ब्राह्मण है। बंगाल में आप जानते हैं कि मुखर्जी नाम के लोग ब्राह्मण लोग लगाते हैं। अतः मैं इन चीजों को नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि मैं समय से 100 वर्ष आगे की बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि मैं समय से 100 वर्ष आगे की बात कर रहा हूं, लेकिन यह बहुत जरूरी है। लोगों की जातियों के हिसाब से मालूम पड़ जाता है कि वो किस धर्म के, लोगों के कपड़ों के हिसाब से मालूम पड़ जाता है वो किस धर्म के, इसलिए वो चेंज कीजिए, ऐसा कह रहे हैं। फिर देखिए वो आगे कह रहे हैं, सभ्य देशों में इंग्लिस्तान में एक समय था जबकि वहां वस्त्रों में एक रूपता नहीं थी। इस देश में आपको सब प्रकार के वेश मिलते हैं। फिर हजरत मोहानी जी आ रहे हैं बीच में। वो क्या कह रहे हैं, एक औचित्य प्रश्न है, मिस्टर तजमुल हुसैन जो कुछ कह रहे हैं उस पर पहले स्वयं उन्हें चलना चाहिए। पहले तो खुद उनको अपना नाम बदलना चाहिए। क्या कह रहे हैं मौलाना हजरत मोहानी जी, एक औचित्य प्रश्न है, श्री तजमुल हुसैन जो कुछ कह रहे हैं उस पर पहले उन्हें स्वयं चलना चाहिए। उन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि उसका नाम देखने से पता लग जाता है कि वे मुस्लिम है। तो तजमुल हुसैन साहब क्या कह रहे हैं, वापस जरा देखिए। मुझे मौलाना के बाधा डालने पर खेद है। मौलाना साहब, आपने मेरे यहां बाधा डाली, मुझे इसका बड़ा खेद है। जब सारा देश मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा तब मैं भी अपना नाम बदल दूंगा। तब वे नहीं जा सकेंगे कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। तजमुल हुसैन साहब ऐसा कह रहे हैं। हाँ श्रीमान, मैं वेश की बात कर रहा था। एक समय था जबकि इंग्लिस्तान में कोई एक रूपता नहीं थी, किंतु माननीय कानून सदस्य मुझसे इस बात में सहमत होंगे कि पार्लियामेंट में एक कानून पास हुआ था जिससे कि वेश की एक रूपता उत्पन्न हो गई थी, और अब इंग्लिस्तान में और सारे यूरोप में और अमेरिका में वेश मतलब कपड़ों की एक रूपता है। हम एक राष्ट्र हैं, हमारा ही एक प्रकार का वेश होना चाहिए, एक ही प्रकार के नाम होने चाहिए और कोई दृश्य चिन्ह नहीं होना चाहिए। अंत में मैं कहता हूं कि अब हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनने चाह रहे हैं। हम पंथ निरपेक्ष राज्य होने के नाते अपने वेश से नहीं पहचाना जाना चाहिए, और यदि आपका एक विशेष प्रकार का वेश हो तो आपका तत्काल जान जाते हैं कि आप हिंदू है या मुसलमान है। ये चीज हट जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूं। राष्ट्र की एक वेश होना चाहिए, राष्ट्र की एक पोशाक होनी चाहिए, और ऐसी पोशाक होनी चाहिए जिससे कि मालूम नहीं पड़े कि कौन व्यक्ति किस नाम से है, किस जाति से, किस धर्म से। बात में तो दम है। और वो खुद कह रहे हैं कि मैं ये जानता हूं कि ये बात मैं आगे कि 100 साल पहले की, 100 साल आगे की बात कह रहा हूं। वो ऐसा कह रहे हैं। तो वो बात कही उन्होंने, तजमुल हुसैन साहब ने, उस बात को हो गए 75 वर्ष। क्या 25 वर्ष बाद में देश में ऐसी स्थिति आएगी? अगर आती है तो अच्छा है, किसी के नाम से, क्योंकि बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैं जानता हूं कि जाति की वजह से कई बार माइलेज भी मिलता है, लेकिन ये बात भी सही है कि जाति की वजह से कई बार मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। जाति सरनेम जब लगा हुआ होता है उसकी वजह से। तजमुल हुसैन साहब उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। इसके बाद में प्रोफेसर केटी शाह ने एक संशोधन रखा। क्या संशोधन रखा जरा देखिएगा। आप जानते हैं अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 27 क्या कहता है, अनुच्छेद 28 क्या कहता है। आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है तो धार्मिक
शिक्षा शिक्षण संस्थानों में नहीं दी जाती है, इस प्रकार का प्रावधान है। धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने का प्रावधान है। धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, इस प्रकार का प्रावधान है। आपने पढ़ रखा है। तो केटी शाह साहब एक संशोधन लेकर आए। वो क्या कह रहे हैं, किंतु शर्त यह है कि किसी विद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार की संस्था में प्रभावापन व्यक्तियों से धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से किसी धर्म के पक्ष में कोई प्रचार नहीं किया जाएगा, जहां की कोमल आयु अथवा निर्बल मस्तिष्क या स्वास्थ्य के लोगों पर उनके अध्यापकों, नर्सों अथवा चिकित्सकों, रक्षकों और संरक्षकों और उनके रक्षात रखे हुए किसी व्यक्ति द्वारा अनुचित प्रभाव पड़ना संभव है, और जो सार्वजनिक धन द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः सदृत हो अथवा जिन्हें संघ अथवा राज्य सरकार द्वारा या उनमें स्थित किसी लोक अपराधी द्वारा किसी प्रकार की सहायता मिलती हो। इस प्रकार की बात केटी साहब जुड़वाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं धार्मिक प्रचार, धर्म का जो प्रचार प्रसार की जो बात है उसका प्रभाव बच्चों पर ना पड़े, इस प्रकार की बात वो कह रहे हैं, और धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको मजबूर नहीं किया जाए, इस प्रकार की बात वो कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग संशोधन रखे जा रहे हैं। फिर इसके बाद में लोकनाथ मिश्र जी भी आ रहे हैं, और जो धर्म का प्रचार करने जैसी जो शब्दावली है उसके बारे में वो कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा शब्द यहाँ जो जोड़ा वो काफी ठीक नहीं है, इस प्रकार की बातें रख रहे हैं लोकनाथ जी मिश्र। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो आपने अनुच्छेद 19 के खंड की व्याख्या के अंत में और तद अनुसार अन्य धर्मों के आचरण का अंग नहीं माना जाएगा, ये शब्द जोड़ दिया जाए। फिर वो अपनी बात को रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई प्रोपेगेंडा शब्द का प्रयोग कहीं नहीं देखा जितना मैंने यहाँ देखा। श्रीमान, हमने अपने राज्य को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया है, उचित तथा स्पष्ट कारणों से ही हमने ऐसा किया है। क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि धर्म से कोई प्रयोजन नहीं है? आप जानते हैं कि धर्म के प्रचार के कारण ही भारत में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है और भारत को पाकिस्तान और भारत में बांटना पड़ा। यदि इस्लाम इस देश पर अपनी इच्छा नहीं थोपता तो भारत पूर्णतः एक असंप्रदायिक यानी पंथ निरपेक्ष राज्य तथा एक रूप राज्य होता, विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः हमने अपने धर्म को हटाकर ठीक ही किया, और अब यह कहना कि मूल अधिकार के रूप में प्रत्येक को अपने धर्म के प्रचार करने का अधिकार है, ये ठीक नहीं है। क्या हम ये कहना चाहते हैं कि हम हिंदुत्व के अतिरिक्त कोई और अन्य धर्म चाहते हैं? ये इस प्रकार की बातें वो कह रहे हैं। इसके बाद में वो उपाध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं, हम सोमवार को वाद विवाद पुनः आरंभ करेंगे। मेरे मुस्लिम भाइयों ने मुझसे प्रार्थना की है कि आज शुक्रवार है, अतः हमें अब बैठक स्थगित कर देनी चाहिए। मेरे विचार से हमें उनके प्रति सौहार्द दिखाना चाहिए और अब बैठक स्थगित कर देनी चाहिए और हमें सोमवार को प्रातः 10 बजे पुनः मिलना चाहिए। श्री मिश्र का जो उद्बोधन अधूरा रह गया, श्री मिश्र अपना उद्बोधन का जो शेष भाग है सोमवार को पेश करेंगे, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं। और इसके पश्चात सोमवार तारीख 6 दिसंबर 1948 के प्रातः 10 बजे के लिए संविधान सभा की बैठक जो है स्थगित हो गई। 3 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में कई महत्वपूर्ण विषय पर हमने चर्चा की। मेरा आपसे बार बार ये निवेदन रहेगा कि आप अनुच्छेद को, जो वर्तमान संविधान का जो अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों को पढ़ लीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। संविधान सभा की ये जो बहस है उसके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, तो ही बातें क्लियर हो पाएगी। क्योंकि जो अनुच्छेद हमको आज दिखाई देते हैं वो मूल रूप में किस रूप में थे, संविधान सभा के किस सदस्य ने उसमें कौन सा संशोधन करवाया, कौन सी बात जुड़वाई या कौन सी बात हटवाई, ये सारी बातें तभी समझ में आएगी जब आप ये सब बातें पढ़ेंगे। आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि जब 6 दिसंबर को हम वापस मिलेंगे तब हमें कौन सा अनुच्छेद पढ़ना चाहिए, तो आज के संविधान का जो अनुच्छेद 26, 27 और 28 जो है वो आप पढ़कर आएंगे तो हमारी जो उस दिन की जो चर्चा है उस दिन वो चर्चा काफी सार्थक हो जाएगी। आज हमारे यहाँ पर रविवार है, लेकिन 3 दिसंबर 1948 को शुक्रवार था और शुक्रवार का जो महत्व मुस्लिम के लिए है उसकी और उपाध्यक्ष महोदय ने इशारा किया और कहा कि थोड़ी सभा आज हम जल्दी स्थगित कर लेते हैं। तो आज की ये सभा 3 दिसंबर 1948 के दिन जो संविधान सभा में जो चर्चा हुई वो हम पूर्ण करते हैं। आज ये सभा हम स्थगित करते हैं और वापस मिलेंगे सोमवार को। सोमवार तो कल है, अपना सोमवार नहीं, उनका सोमवार 6 दिसंबर को आएगा। तो 6 दिसंबर को उनका जो सोमवार है, हमारा जो बुधवार है, उस दिन हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच। और
जो फीडबैक जो लिंक दे रखा है वो ढंग से भरिएगा, क्योंकि हमें सर्टिफिकेट देने में कहीं दिक्कत ना आए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।